ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम, अध्याय 221, आत्मा गठबंधन। उन सभी को एक जाल में पकड़ो। मास्टर, इस तरह से खेलना मजेदार नहीं है। गूहे के शब्दों को सुनकर ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन का शरीर अकड़ गया। फिर उसने कुछ उदास होकर कहा, आखिरकार 9 सितारा डूजोंग को पकड़ते हुए उसने उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर उसके मुंह से शिकार छीन लेगा। इससे ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन की मानसिकता कुछ हद तक भड़क उठी। गूहे के चेहरे पर शर्मिंदगी का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन 9 सितारा डूजोंग युनहुफा की विशाल लाश को देखते हुए गूहे वास्तव में ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन को इसे खराब करने की अनुमति नहीं दे सकता था। भविष्य में इसका उपयोग कठपुतलियों या किसी चीज को परिष्कृत करने के लिए किया जाएगा, फिर शिष्यों को सुरक्षा के लिए दिया जाएगा और किसी तरह की डूजोंग कठपुतली लौटाई जाएगी। कितना किफायती। ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन के दुखी चेहरे को देखकर गूहे केवल उसे सांत्वना दे सकता था। हे लिन, मैं वादा करता हूँ अगली बार मैं तुम्हें भरपेट खाने दूंगा। इस बूढ़े का मांस खट्टा और बदबूदार है, इसमें इतना स्वादिष्ट क्या है। अगली बार मास्टर तुम्हें बढ़िया भोजन पर ले जाएंगे। गूहे को ये कहते देखकर ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन और क्या कह सकता था। वह असहाय महसूस कर रहा था। वह ऐसे मास्टर के पास कैसे पहुंच गया। ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन को समझौता करते देखकर गूहे थोड़ा मुस्कुराया और सीधे जमे हुए युनहुफा के शरीर को सिस्टम स्पेस में इकट्ठा किया। फिर गूहे की आकृति चमक उठी, नीचे घाटी में उतरी। ब्लैक स्केल, मेरी रक्षा करो। ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन को पुकारते हुए गूहे ने अपने हाथ में युनहुफा वाले काले मनके को देखा। उसका मुंह थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन ने अपने होठों को सिकोड़ा, असहाय रूप से उसका पीछा किया और जमीन पर उतर गया। फिर गूहे ने अपनी आत्मा शक्ति को मुक्त किया, काले मनके को ढंक दिया और उसे सीधे अपने शरीर में खोले गए आत्मा महल में भेज दिया। काला मनका एक आभासी वस्तु की तरह सीधे गूहे के शरीर में प्रवेश कर गया और आत्मा शक्ति के प्रभाव में धीरे धीरे गूहे के आत्मा महल में प्रवेश कर गया। भनभनाना। जैसे ही काला मन का आत्मा महल में प्रवेश किया, गूहे का मन भनभना उठा और एक अद्भुत भावना उमड़ पड़ी। फिर गूहे के मन में अनगिनत यादें उमड़ पड़ीं। ये युनहुफा की यादें थीं। युनहुफा के जीवन की यादें गूहे के मन में तेजी से कौंधीं। गूहे ने इस जानकारी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, बस एक दर्शक की तरह चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक पल के बाद, एक क्षणभंगुर सपने की तरह गूहे ने युनहुफा की यादों को देखना समाप्त कर दिया था। लंबे समय के बाद गूहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी पुतलियों में ज्ञान की एक चमक चमक उठी। ब्यूरियल सोल रिज पर तैनात सोल हॉल मास्टर वहां नहीं है। ये वाकई अच्छी खबर है। युनहुफा के दिमाग में सारे संदेश आने के बाद गूहे की आंखों में चमक आ गई। मूल रूप से इस ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में उसे सबसे ज्यादा डर इस सोल हॉल मास्टर से था। लेकिन अब ये सोल हॉल मास्टर वास्तव में वहां नहीं है। ये स्वर्ग की तरह मेरी मदद कर रहा है। अब इस ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में क्या मैं एक अजय अस्तित्व नहीं हूं। ये सोचकर गूहे खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी नहीं चाहता कि ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में ये दुष्ट अब और जीवित रहें। युनहुफा की यादों से गूहे को एक दिलचस्प जानकारी भी मिली। कीमिया सम्राट हान फैंग की मृत्यु के बाद से ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में विभिन्न शक्तियों के नेता लगभग खतरे में थे। और यह जानने पर कि इसके पीछे अपराधी संभवतः सोल हॉल था, ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के कुछ पुराने शक्तिशाली लोग भी चुप नहीं बैठ सके। इस प्रकार ब्लैक हॉर्न क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए सोल हॉल को लक्ष्य करके एक गठबंधन का जन्म हुआ, सोल एलायंस। सोल हॉल का विरोध करने के उद्देश्य से कल सोल एलायंस ब्लैक एम्परर पवेलियन में सोल मीटिंग आयोजित करेगा, जिसमें सोल एलायंस के नेता का चुनाव किया जाएगा। सोल मीटिंग। हे, क्या यह मुझे उन सभी को एक जाल में फंसाने का मौका नहीं दे रहा है। ये खबर जानने के बाद गूहे के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर एक विचार के साथ गूहे की आत्मा शक्ति सोल पैलेस में उमड़ पड़ी। सोल पैलेस को सक्रिय करना शुरू कर दिया। समय। सोल पैलेस की स्थिति ने अचानक एक अंधेरी और भयानक काली रोशनी उत्सर्जित की। काली रोशनी घनी और घनी होती गई, फिर गूहे के अंगों और हड्डियों के साथ पूरे शरीर में फैल गई। जल्द ही गूहे का पूरा शरीर काली रोशनी में लिपटा हुआ था। बहुत ही भयानक लग रहा था। हे। कुछ ही क्षणों बाद एक तीखी हंसी के साथ काली रोशनी तुरंत गायब हो गई, जिससे पता चला युनहुफा की आकृति। दरअसल काली रोशनी के गायब होने के बाद गूहे की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई थी, जबकि युनहुफा की आकृति फिर से उभरी। हे। स्पिरिट दायरे में घुसने के बाद सोल फ्यूजन तकनीक की शक्ति और भी भयानक हो गई है। मेरे वर्तमान रूप के साथ उस सोल हॉल मास्टर के सामने खड़े होने पर भी शायद उसे कुछ भी असामान्य नजर न आए। ये सोचते हुए गूहे के दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों ना
अब से सोल हॉल में घुसपैठ करने के लिए यूनहूफा की पहचान अपना ली जाए और फिर सोल हॉल मुख्यालय में घुसपैठ करने के लिए उस सोल हॉल मास्टर को कदम दर कदम खा लिया जाए। बुरा विचार नहीं है, हालांकि उसकी वर्तमान ताकत के साथ भविष्य के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाना बेहतर है। तत्काल प्राथमिकता सोल एलायंस के सभी सदस्यों को एक जाल में फंसाना है। हे, जो लोग मेरे सोल हॉल को अपमानित करते हैं, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो, उन्हें दंडित किया जाएगा। अगले ही पल यूनहूफा की तीखी हंसी पूरी घाटी में गूंज उठी। उसके बगल में ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पाइथन ये दृश्य देखकर अपने चेहरे पर झल्लाहट के भाव के साथ अपना चेहरा थपथपाने से खुद को नहीं रोक सका। ब्लैक स्केल्ड, मेरे साथ आओ, मास्टर तुम्हें एक बड़ा भोजन खिलाएंगे। यूनहूफा ने ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पाइथन पर नजर डाली, फिर काली धुंध के बादल में बदल गया और घाटी में गायब हो गया। ये सुनकर ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पाइथन की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उसके पीछे चला गया। ब्लैक एम्परर सिटी ब्लैक एम्परर सेक्ट का मुख्यालय है, जो ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में एक शीर्ष शक्ति है। ब्लैक एम्परर सेक्ट के नेता मोत्यानिक सिंह नीलामी आयोजित करते हैं, अक्सर बड़े पैमाने पर नीलामी आयोजित करते हैं जिसमें कई कीमती और दुर्लभ खजाने बिक्री के लिए रखे जाते हैं, जिन्हें डू एंसेस्टर पावर हाउस भी चाहते हैं। इस प्रकार ब्लैक एम्परर संप्रदाय की ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में बहुत ही शानदार प्रतिष्ठा है। ब्लैक एम्परर पवेलियन ब्लैक एम्परर सिटी में एक जगह है जो खास तौर पर ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के प्रसिद्ध पावर हाउस की मेज़बानी के लिए है। जो लोग निमंत्रण प्राप्त करते हैं और वहां रहते हैं, वे सभी ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के प्रसिद्ध पावर हाउस और ताकतों के नेता हैं। इस समय ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के सभी उल्लेखनीय पावर हाउस यहां एकत्र हुए हैं। आमतौर पर इस तरह की सभाएं केवल ब्लैक एम्परर संप्रदाय द्वारा आयोजित प्रमुख नीलामी के दौरान ही होती हैं। इस बार वे यहां नीलामी के लिए नहीं बल्कि एक भव्य बैठक आयोजित कर रहे हैं। ब्लैक एम्परर संप्रदाय द्वारा कड़ी सुरक्षा वाले ब्लैक एम्परर पवेलियन के आसपास 100 मीटर के दायरे में आम लोगों को अगर वे पास आते हैं तो तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। ब्लैक एम्परर पवेलियन के केंद्र में एक आलीशान हॉल है जो एक चौक की तरह है। ब्लैक एम्परर पवेलियन का हॉल लोगों से भरा हुआ है, जिसमें कई आकृतियां बिखरी हुई हैं जो परिचितता या संबद्धता के अनुसार समूहों में बैठी हैं। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के कुछ अकेले शक्तिशाली लोग जो अपनी मजबूत व्यक्तिगत ताकत और विलक्षण व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं भी मौजूद हैं। उनके बीच संघर्ष असामान्य नहीं है, जैसा कि अराजक ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में आम बात है। यहां प्रवेश करने के लिए योग्य लोग ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के नेता हैं, जिनमें सबसे कम ताकत डू सम्राट क्षेत्र में है। और हॉल में सबसे आगे की स्थिति में एक बूढ़ा व्यक्ति पीले रंग के लबादे में बैठा है। पीले लबादे पर कई सुनहरे अजगरों की कढ़ाई की गई है जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं, जिससे एक अजीब दमनकारी आभा निकलती है। ये व्यक्ति मोत्यानिक सिंह है, जो ब्लैक सम्राट संप्रदाय का नेता है, जिसके पास 4 सितारा डू पूर्वज की भयानक ताकत है। यह आत्मा बैठक भी उसकी पहल है। उसके बाएं और दाएं एक सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक और कीमियागर लबादे में एक लाल चेहरे वाला बुजुर्ग खड़ा है। सफ़ेद कपड़े पहने युवक मोया लगभग 26 या 27 साल का दिखता है, बर्फ की तरह सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एक स्वतंत्र और सहज व्यवहार वाला। उसके सुंदर चेहरे पर एक सौम्य लेकिन थोड़ा नारीत्व है और उसके पतले होंठ एक फीकी मुस्कान के साथ थोड़े सिकुड़े हुए हैं। उसकी मुस्कान दोस्ताना लगती है, लेकिन उसका स्त्रीवत व्यवहार कुछ हद तक अप्रिय है। मोया ब्लैक एम्परर संप्रदाय का युवा नेता है। लाल चेहरे वाला बुजुर्ग क्यू ईशान है, जो ब्लैक एम्परर संप्रदाय का मुख्य कीमियागर है, एक 6 सितारा कीमियागर। सबसे आगे 3 लोगों को देखकर दर्शकों में हलचल मच गई और विस्मय की आवाज़ें गूंज उठीं। क्या वह ब्लैक एम्परर संप्रदाय का नेता मोत्यानिक सिंह है? मैंने सुना है कि मोत्यानिक सिंह 1 दशक से भी पहले डू पूर्वज रैंक पर पहुंच गया था और तब से एकांत में रह रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आज व्यक्तिगत रूप से दिखाई देगा। जैसे कि हम उसके इरादों को नहीं जानते। वह स्पष्ट रूप से सोल एलायंस के नेता के पद के पीछे है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अपनी ताकत के साथ वह वास्तव में आज नेता के पद के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या वह ब्लैक एम्परर संप्रदाय का युवा नेता मोया है, जो उसके बगल में है? मैंने सुना है कि मोया, जो अभी 30 साल का भी नहीं हुआ है, पहले ही 6 सितारा डू सम्राट स्तर पर पहुंच चुका है। अब उसकी ताकत संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों से भी बेजोड़ है। साधना के लिए ऐसी भयानक प्रतिभा। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक सम्राट संप्रदाय को उससे बहुत उम्मीदें हैं और वह डू पूर्वज रैंक तक पहुंचने की संभावना है। वह लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग ब्लैक सम्राट संप्रदाय का मुख्य कीमियागर होना चाहिए, है न? मैंने सुना है कि वह 6 सितारा कीमियागर है। मोया, और कौन अभी तक नहीं आया है? मोत्यानिक सिंह ने हॉल को स्कैन किया और फिर अपने बगल में मोया से पूछा। ये सुनकर मोया ने हॉल का सर्वेक्षण किया और सम्मानपूर्वक कहा, मोयान घाटी के लोग अभी तक नहीं आए हैं। मोयान घाटी। मोत्यानिक सिंह की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। इस सोल मीटिंग को आयोजित करने का उनका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से सोल एलायंस का नेता बनना था।
हालांकि इस बार सोल हॉल की हत्या ने ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में अराजकता पैदा कर दी है, लेकिन मो त्यानिक सिंह के लिए, जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता था, उसने इसे ब्लैक हॉर्न क्षेत्र को एकजुट करने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा। कई वर्षों से ब्लैक हॉर्न क्षेत्र अराजकता की स्थिति में था। अब सोल हॉल के साथ हुई घटना के कारण सभी एकजुट हो गए, जिससे मो त्यानिक सिंह को पूरे क्षेत्र को एकजुट करने का मौका मिला। एकमात्र बल ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में सोल एलायंस के नेता के पद के लिए उसके साथ मुकाबला करने की ताकत रखने वाला मोयान वैली था। मुझे आश्चर्य है कि डीमो का वह बूढ़ा शैतान जीवित है या मर चुका है। मुझे उम्मीद है कि वह इस बार नहीं आएगा। मोयान वैली के संस्थापक डीमो बेहद शक्तिशाली थे। हालांकि डीमो लगभग एक दशक से प्रकट नहीं हुए थे। अफवाहों में कहा गया कि डीमो की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दूसरों ने कहा कि वह एकांत में था, एक उच्च क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहा था। इस सम्मेलन के लिए मो त्यानिक सिंह की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या डीमो अभी भी जीवित है और बैठक में उपस्थित होगा। अगर डीमो अपनी ताकत के साथ दिखाई देता तो नेता का पद संभवतः उसके हाथों में आ जाता। हा, इतने सारे मजबूत लोगों को एक साथ देखना दुर्लभ है। तभी हॉल में एक जोरदार हंसी गूंजी, जिसने सभी का ध्यान खींचा। मो त्यानिक सिंह ने अपनी निगाहें केंद्रित की और एक भूरे बालों वाले, चील नाक वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा जो हॉल में दिखाई दिया था। ये वही है। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा देखकर मो त्यानिक सिंह की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ईगल माउंटेन एल्डर। इस समय हॉल में किसी ने बूढ़े व्यक्ति की पहचान ली। अनेक चौंके हुए लोगों की निगाहें कोने में बैठे भूरे बालों वाले, चील नाक वाले बुजुर्ग की ओर मुड़ गईं और पूरे नीलामी घर में विस्मय की लहर दौड़ गई। ईगल माउंटेन एल्डर, वह जो ब्लैक लिस्ट में शीर्ष 3 में था, वह अभी भी जीवित है। वह कभी नहीं मरा, बस एकांत में चला गया। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र की पुरानी पीढ़ी के इस शक्तिशाली व्यक्ति को देखने के लिए ये यात्रा वास्तव में सार्थक है। वह उस समय पहले से ही डू सम्राट के शिखर पर था। इतने सालों के बाद वह डू एंसेस्टर तक पहुंच गया होगा, है न? हॉल के पीछे के शोर की तुलना में वीआईपी सीटें एक अजीब तनाव में लिपटी हुई थीं, क्योंकि ठंडी निगाहें ईगल माउंटेन एल्डर पर केंद्रित थीं। अपने आसपास की शत्रुतापूर्ण निगाहों से बेपरवाह ईगल माउंटेन एल्डर ने आराम से सामने की सीट ले ली, अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। उनके भावहीन वृद्ध चेहरे पर उग्रता का संकेत दिखाई दे रहा था। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र जैसी जगह में कोई भी नर्म दिल वाला व्यक्ति नहीं था। वह ब्लैक लिस्ट में शीर्ष पावरहाउस में से एक था, जो अनगिनत मौतों के लिए जिम्मेदार था। ईगल माउंटेन एल्डर ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में एक कुख्यात व्यक्ति था। हालांकि वह वर्षों के एकांतवास के बाद कुछ हद तक नर्म हो गया था, लेकिन जो कोई भी उसे आसान लक्ष्य समझ लेता था, उसे खूनी कीमत चुकानी पड़ती थी। अप्रत्याशित रूप से भाई यंग शान भी आज आ गए हैं। एक पल की चुप्पी के बाद मो त्यानिक सिंह ने ईगल माउंटेन एल्डर का अभिवादन करने की पहल की, उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, यह महसूस करते हुए कि उसकी ताकत उसकी खुद की ताकत से कम नहीं है। हे, जब भाई मो मुझे आमंत्रित कर रहे हैं तो मैं कैसे नहीं आ सकता? ईगल माउंटेन के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। जब वे बात कर रहे थे, अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, मोयान वैली के बुजुर्ग फैंग यान आ गए हैं। अचानक हुई घोषणा के कारण क्षेत्र के कई लोगों ने अपनी बातचीत रोक दी और नए आने वाले की ओर आश्चर्य से देखने लगे। वहां लोगों का एक समूह तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनका नेतृत्व एक सादे कपड़े पहने, लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी कर रहा था, जो आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोयान वैली का फैंग यान इस बार टीम का नेतृत्व करेगा। हे, वे नेता की स्थिति के लिए भी लक्ष्य बना रहे होंगे, अन्यथा फैंग यान की ताकत डू एंसेस्टर को तोड़ने के करीब होने के कारण वह इतनी दूर नहीं आया होता। ऐसा लगता है कि इस बार अच्छा प्रदर्शन होगा। ब्लैक एम्परर सिटी में पहले से ही कई शीर्ष शक्तियां और कई शक्तिशाली व्यक्ति एकत्र हैं। उस तथाकथित नेता की स्थिति के लिए मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई बड़ी लड़ाई होगी। जैसे ही लाल बालों वाला बुजुर्ग अंदर आया, हॉल में भीड़ के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। मोयान घाटी का बुजुर्ग पहले से ही डू सम्राट के शिखर पर था, डू पूर्वज से आधा कदम आगे। ऐसी ताकत हान फैंग कीमिया सम्राट को टक्कर दे सकती थी। भीड़ की निगाहें लाल बालों वाले बुजुर्ग से हटकर उसके बगल में खड़े कई ठंडे चेहरे वाले बुजुर्गों पर चली गईं, जो सभी डू सम्राट के स्तर के थे। उनकी ताकत ब्लैक लिस्ट में शामिल कई शक्तिशाली व्यक्तियों से कम नहीं थी। ऐसा लगता है कि मोयान घाटी इस बार तैयार होकर आई है। मैंने सुना है कि मोयान घाटी के पास एक गुप्त तकनीक है जो 3 डू सम्राट बुजुर्गों को सेना में शामिल होने और एक डू पूर्वज की शक्ति को उजागर करने की अनुमति देती है। हालांकि मो त्यानिक सिंह ने एक दशक से भी पहले डू पूर्वज को तोड़ दिया था। फैंग यान की ताकत के साथ ये संदिग्ध है कि वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इस बार नेता की स्थिति मो त्यानिक सिंह के हाथों में आने की संभावना है। मोयान वैली के प्रतिनिधिमंडल के प्रवेश करते ही हॉल में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अध्याय 222। उसकी नज़र में फ्लेम डेमन वैली का एकमात्र ग्रैंड एल्डर कुछ भी नहीं था।
अगर वह सिर्फ आधे कदम के डू-वेनेरेट स्तर पर है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। गठबंधन नेता के पद के लिए वह इसे अपने लिए सुरक्षित करना चाहता था। हे एल्डर फैंग आखिरकार आ ही गया। जैसे ही फैंग यान और अन्य लोग पास आए, मोतियानिक सिंह ने तुरंत एक विनम्र मुस्कान पेश की और कहा, एल्डर मो की उपस्थिति बहुत अच्छी है। आज ब्लैक हॉर्न डोमेन के कई शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये सब एल्डर मो के आह्वान के कारण है। ये वास्तव में लाइमलाइट चुरा रहा है। फैंग यान ने नकली मुस्कान और अपने शब्दों में व्यंग्य के संकेत के साथ मोतियानिक सिंह को देखा, जो ब्लैक सम्राट संप्रदाय के नेता के प्रति उसके रवैये में कुछ अस्पष्टता दिखा रहा था। ये सुनकर मोतियानिक सिंह की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। उसके पीछे मोया ने भी अपने पिता का अनादर करने की हिम्मत करने वाले किसी व्यक्ति पर एक उदास भाव दिखाया। हा एल्डर फैंग, आप गलत हैं। यहाँ सभी की उपस्थिति हमारे ब्लैक एम्परर संप्रदाय के प्रति सद्भावना का संकेत है। मोतियानिक सिंह ने मुस्कुराते हुए फैंग यान के आपत्तिजनक शब्दों पर ध्यान दिए बिना कहा, मेहमानों का हमेशा स्वागत है। एल्डर फैंग, कृपया बैठ जाइए। अपने गुस्से को दबाते हुए मोतियानिक सिंह ने उदारता से काम लिया और फैंग यान के शब्दों पर बुरा नहीं माना। फैंग यान ने मुस्कुराते हुए मोतियानिक सिंह की ओर देखा, फिर सामने की ओर एक सीट ढूंढी। बगल में ओल्ड मैन यंगशान ने ठंडे अंदाज में फैंग यान की ओर देखा, लेकिन चुप रहा। सभी, मेरी सभा का उद्देश्य शायद आपको पहले से ही स्पष्ट हो गया होगा। ये देखकर कि सभी आ गए हैं, मोतियानिक सिंह ने बोलने में अगुवाई की। मोतियानिक सिंह की नज़र हॉल में मौजूद लोगों पर पड़ी और उसने गहरी आवाज़ में कहा, इस समय सोल हॉल हमारे ब्लैक हॉर्न डोमेन में लोगों का अंधाधुंध कत्लेआम कर रहा है। यहाँ तक कि मेडिसिन सम्राट हान फैंग भी सोल हॉल के हाथों दुखद रूप से मर गया। वे हमें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। रुको। इस समय फैंग यान ने अचानक मोतियानिक सिंह की बातों को बीच में रोक दिया। एल्डर मो को क्यों लगता है कि इस मामले के लिए सोल हॉल जिम्मेदार है? जब मोतियानिक सिंह को बीच में रोका गया तो उसकी आंखों में छिपी हुई ठंडक की झलक दिखाई दी, लेकिन वह जल्दी ही मुस्कुराने लगा। एल्डर फैंग, कृपया एक नज़र डालें। अगले ही पल उसने अपना हाथ हिलाया और हॉल में अचानक कई लाशें दिखाई दीं। जब सभी ने ध्यान से देखा तो उन्होंने पहचाना कि ये हाल ही में मरने वाले लोगों के शव थे, जिनमें हान फैंग की लाश भी शामिल थी। मैंने पहले ही जांच कर ली है और मारे गए इन लोगों के शरीर पर कोई घातक चोट नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल एक ही संभावना है और वह यह है कि उनकी आत्माएं निकाली गई हों। मोतियानिक सिंह ने शांति से समझाया, और मुझे विश्वास है कि आप सभी समझते हैं कि ऐसा करने की क्षमता किसके पास है। जब सभी ने हॉल के बीच में लाशों को देखा तो वे चुप हो गए। आत्माएं, ऐसी रहस्यमय विधि केवल सोल हॉल का काम हो सकती है, जो आत्मा हेरफेर में उत्कृष्ट है। मोतियानिक सिंह ने फैंग यान की ओर देखा और कुछ हद तक उदासीन स्वर में कहा, बड़े फैंग, क्या आपको अभी भी कोई संदेह है? ये सुनकर फैंग यान ने अपना सिर हिलाया और चुप रहा। हर कोई सोल हॉल की दुस्साहस के साथ, अगर हम इस समय एकजुट नहीं होते हैं तो निस्संदेह हम एक करके मारे जाएंगे। मोतियानिक सिंह ने भीड़ को स्कैन करना जारी रखा और भारी स्वर में बोला, इसलिए मैं सभी से इकट्ठा होने और सोल हॉल का विरोध करने और उन्हें ब्लैक हॉर्न डोमेन से पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए एंटी सोल एलायंस की स्थापना करने का आह्वान करता हूं। इस बिंदु पर मोतियानिक सिंह ने इस एंटी सोल एलायंस सभा के उद्देश्य को प्रकट करने से पहले एक पल के लिए विचार किया। वर्तमान में भले ही एंटी सोल एलायंस स्थापित हो गया है, एक नेता के बिना, एक सांघिक शासक के बिना एक देश की तरह है। हमें सोल हॉल के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए हमारे बीच से एक नेता का चयन करना चाहिए। इस एंटी सोल एलायंस मीटिंग के लिए मेरी राय के अनुसार हमें सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित नेता का चयन करना चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं? मोतियानिक सिंह ने बोलना समाप्त किया और मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर वापस आकर हॉल में लोगों की ओर देखा। मोतियानिक सिंह के शब्दों को सुनकर हॉल में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। विभिन्न बलों के नेताओं के रूप में वे मूर्ख नहीं थे और मोतियानिक सिंह के इरादों को समझते थे। हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके शब्दों में समझदारी थी। वर्तमान में ब्लैक हॉर्न डोमेन के भीतर हर कोई आत्मसंरक्षण की स्थिति में है। हालांकि एक एंटी सोल एलायंस स्थापित किया गया है, आदेश देने वाले शक्तिशाली नेता के बिना गठबंधन केवल नाम का है और बिखरी हुई रेत की तरह सारहीन है। लेकिन अगर मोतियानिक सिंह नेता बन जाते हैं तो भविष्य में उन्हें उनके आदेशों का पालन करना होगा। ब्लैक हॉर्न डोमेन में शक्तिशाली व्यक्ति सभी अनियंत्रित हैं और वे स्वेच्छा से किसी और के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, खासकर जब से वे अपने अपने बलों के नेता हैं और प्रभारी होने के आदी हैं। बड़े मो, आपको क्या लगता है कि किसके पास कमान होनी चाहिए, नेता का पद? जैसे ही भीड़ चर्चा कर रही थी और झिझक रही थी, सामने की पंक्ति में बैठे फैंग यान ने अचानक बोल दिया। मोतियानिक सिंह ने यह सुना, अपनी आंखें सिकुड़ीं और फिर मुस्कुराया। ब्लैक हॉर्न डोमेन में ताकत को हमेशा सम्मानित किया गया है, इसलिए मेरा मानना है कि नेता का पद हम में से सबसे मजबूत व्यक्ति को मिलना चाहिए।
ये सुनकर फैंग्यान ने व्यंग्य किया, एल्डमो ने 10 साल से भी अधिक समय पहले डू पूर्वज चरण को तोड़ दिया था और उनकी वर्तमान ताकत शायद और भी भयानक है। ऐसा लगता है कि एल्डमो नेता का पद प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। मोतियानिक सिंह ने यह सुना, मुस्कुराया और खड़े होकर कहा, मैंने पहले ही कहा है कि नेता का पद हम में से सबसे मजबूत व्यक्ति को मिलना चाहिए। जब तक कोई मुझे हरा सकता है, मैं स्वेच्छा से उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। एल्डमो के शब्द बिल्कुल उचित हैं। मोतियानिक सिंह को देखते हुए, जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, फैंग्यान की आंखों में उपहास का भाव प्रकट हुआ। मोतियानिक सिंह ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हॉल में मौजूद लोगों की ओर देखते हुए कहा, आप सभी क्या सोचते हैं? अगर कोई नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो बेझिझक मुझे बाहर चुनौती दे सकता है। अगर वे मुझे हरा सकते हैं तो ब्लैक एम्परर सेक्ट उन्हें स्वेच्छा से नेता के रूप में स्वीकार करेगा और मैं तब से उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। ये सुनकर हॉल में मौजूद शक्तिशाली व्यक्तियों में सन्नाटा छा गया। मोतियानिक सिंह का सामना करते हुए, जिसके पास 4 सितारा डू पूर्वज की ताकत थी, उसे चुनौती देने का साहस कौन करेगा? अगर उन्हें डराने धमकाने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता तो यह एक त्रासदी होती। विभिन्न ताकतों के नेताओं के रूप में इन लोगों ने स्वाभाविक रूप से अनावश्यक जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। हा, मेरी राय में नेता का पद मेरा होना चाहिए। जैसे ही सभी चुप हुए, एक आवाज जैसे कि अंतरिक्ष को भेदती हुई आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, क्षेत्र में जोर से गूंज उठी। ब्लैक हॉर्न डोमेन के बच्चों, पूर्वज आ गए हैं और तुम मेरा अभिवादन करने के लिए भी बाहर नहीं आए। क्या तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें यही सिखाया है? लोगों के सिर घुमा देने वाली गरजती आवाज सुनकर मोतियानिक सिंह की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं और उसने अपनी आस्तीन के भीतर अपनी मुट्ठी भींच ली। पृथ्वी के बूढ़े शैतान, आखिरकार तुम आ ही गए। पूरे हॉल में गरजती हुई आवाज गूंज उठी और मंत्रोच्चार की गूंज की तरह धीमी आवाज ने सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वृद्ध आवाज के बजने के कुछ ही समय बाद आकृतियां अचानक पूरे हॉल में दौड़ गईं और फिर एक एक करके आकृतियां ब्लैक एम्परर पवेलियन के बाहर दिखाई दीं। आगे बढ़ने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्लेम डायमंड वैली का फैंग्यान था। इस समय वह उत्साहित दिख रहा था क्योंकि उसने गरजती हुई आवाज की दिशा में देखा, फिर सम्मानपूर्वक झुककर कहा, फैंग्यान पूर्वज को अपना सम्मान देता है। अपने सिर को थोड़ा नीचे झुकाकर विभिन्न बलों के नेताओं ने एक दूसरे को देखा, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि यह एंटी सोल एलायंस मीटिंग लगातार जटिल होती जा रही थी। शून्य में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था जो कंकालनुमा पीले वस्त्र में लिपटा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा कंकालनुमा होने के बिंदु तक पतला था, जिससे वह खोपड़ी जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी गहरी धसी हुई आंखों से एक फीकी, भयानक चमक निकल रही थी। भूतिया लपटों की तरह एक भयानक और भयावह आभा बिखेर रही थी। ये रक्त बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति शून्य में खड़ा था और जब भी उसका वस्त्र हवा में लहराता था तो आसपास के स्थान से सूक्ष्म तरंगें निकलती थीं। हालांकि ये तरंगें बेहद कमजोर थीं, फिर भी मोतियानिक सिंह ने उन्हें महसूस किया, जिससे उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा गहरा डूक्यू वास्तव में कई वर्षों में पहली बार देखा गया था। ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़े शैतान की ताकत और भी भयानक हो गई थी। आकृति से व्यापक हत्या के इरादे की एक लहर निकली और आकाश से एक भारी दबाव उतरा, जिसने पूरे ब्लैक एम्परर पवेलियन को ढक दिया। कुछ कमजोर व्यक्तियों के हाव भाव तुरंत बदल गए, उनकी आंखों में भय के भाव के साथ एक दूसरे को देखने लगे। शून्य में व्याप्त दमनकारी सन्नाटे को महसूस करते हुए मोतियानिक सिंह ने अपनी भौहें सिकुड़ी और खून से लथपथ बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, बड़े, इतने साल हो गए हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी ताकत में इतना सुधार होगा। आप मोतियानिक सिंह हैं? धरती के बूढ़े शैतान ने उदासीनता से मोतियानिक सिंह की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी डू पूर्वज चरण में आगे बढ़ेंगे। जब मैंने आपको देखा था तो आप डू सम्राट चरण के शिखर पर एक बुजुर्ग थे। आज मेरी यात्रा का उद्देश्य आपको समझना चाहिए। यदि आप समझदार हैं तो नेता का पद सौंप दें ताकि मुझे मामले को अपने हाथों में न लेना पड़े। ये सुनकर मोतियानिक सिंह का चेहरा काला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस सबसे बुरे हालात की उसने कल्पना की थी वह सच हो जाएगा। धरती का ये बूढ़ा शैतान वास्तव में एंटी सोल एलायंस की बैठक में दिखाई दिया था। धरती के बूढ़े शैतान से निकलने वाली अशुभ आभा को महसूस करते हुए मोतियानिक सिंह का दिल कांप उठा। ये बूढ़ा दानव कई सालों से एकांत में था और उसकी ताकत भयानक हो गई थी। एक पल की खामोशी के बाद मोतियानिक सिंह ने शून्य में धरती के बूढ़े शैतान को प्रणाम किया और कहा, मोतियानिक सिंह नेता को अपना सम्मान देता है। जैसे ही उसने बात की, मोतियानिक सिंह का दिल कड़वाहट से भर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इन वर्षों में उसकी सारी सावधानीपूर्वक योजना और योजनाएं इस बूढ़े शैतान के लिए दुल्हन के लहजे के रूप में इस्तेमाल की जाएंगी। अच्छा, जो लोग स्थिति को समझते हैं वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। मोतियानिक सिंह, आपको एक स्मार्ट निर्णय लेने के लिए आभारी होना चाहिए। मोतियानिक सिंह को हार मानते देख धरती का बूढ़ा शैतान दिल खोलकर हंसा।
बगल में फैंगयान और फ्लेम डेमन वैली के लोग जल्दी से चिल्लाए, हम नेता को अपना सम्मान देते हैं। अन्य सेनाओं के नेताओं ने नजरें बदलीं और फिर शून्य में धरती के दबंग बूढ़े शैतान को देखते हुए वे सभी अपने सिर नीचे किए और एक स्वर में बोले, हम नेता को अपना सम्मान देते हैं। हा हा हा, अच्छा, निश्चिंत रहें, इस बूढ़े पूर्वज के साथ हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस समय ब्लैक हॉर्न डोमेन के लगभग सभी शक्तिशाली व्यक्ति नीचे एकत्र हुए थे। अब ये शक्तिशाली व्यक्ति सभी झुककर नेता को स्वीकार कर रहे थे। धरती का बूढ़ा शैतान दिल खोलकर हंसा और एक गंभीर वादा किया। हे, एक साधारण धरती का बूढ़ा शैतान इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ठीक इसी समय अचानक शून्य में एक कर्कश हंसी गूंजी जिसने तनाव को तोड़ दिया। धरती के बूढ़े शैतान का चेहरा काला पड़ गया और वह गुस्से से चिल्लाया, कौन अपमानजनक होने की हिम्मत करता है, खुद को दिखाओ। हे, जैसा आप चाहें। एक भयावह दबाव के साथ चुभने वाली आवाज फिर से सुनाई दी। धमाका, शून्य में धरती के बूढ़े शैतान पर एक जबरदस्त दबाव सीधे उतरा और फिर सभी ने शून्य में एक अजीब काली धुंध को प्रकट होते देखा जो कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही थी। काली धुंध के बीच में एक आकृति सभी का सामना करते हुए एक ठंडी हंसी निकाल रही थी। आत्मा महल के लोग शून्य में काली धुंध की उपस्थिति को देखकर सभी के दिल सदमे से भर गए। काली धुंध से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए पृथ्वी के बूढ़े शैतान की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई और उसने अब अपना पिछला अहंकार प्रदर्शित नहीं किया। आत्मा महल के लोग, तुम बहुत आगे निकल गए हो। पृथ्वी के बूढ़े शैतान ने काली धुंध में आकृति से गहरी आवाज में बात की। हे, तुमने आत्मा विरोधी गठबंधन स्थापित करने और हमारे आत्मा महल का कोई सम्मान नहीं करने का साहस किया। जो लोग हमारे आत्मा महल का अपमान करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। काली धुंध के भीतर की आकृति ने पृथ्वी के बूढ़े शैतान के शब्दों को अनदेखा कर दिया। अगले ही क्षण काली धुंध से दर्जनों काली जंजीरें फूट पड़ीं और धरती के बूढ़े शैतान की ओर बहने लगीं। अध्याय 223, एक नरसंहार। हम्फ, तुम सोल हॉल दूसरों को धमकाने में वाकई बहुत आगे निकल जाते हो। तेजी से आ रहे चेन स्नीक अटैक को देखकर अर्थ डेमन ओल्ड घोस्ट ने बिना किसी ध्यान देने योग्य हरकत के ठंडी सांस ली। अचानक उसके शरीर से एक काली ठंडक का विस्फोट हुआ। पलक झपकते ही आधा झाग आकार का एक काला बर्फ का क्रिस्टल उसके सामने प्रकट हुआ। धमाका, दर्जनों चेन ने तुरंत बर्फ के क्रिस्टल पर बमबारी की। तीखी दरार आवाजों की एक श्रृंखला के बाद अर्थ डेमन ओल्ड घोस्ट के सामने अवरुद्ध बर्फ का क्रिस्टल टूट गया और टूटी हुई बर्फ के ढेर में फट गया। टूटे हुए बर्फ के क्रिस्टल को देखकर अर्थ डेमन ओल्ड घोस्ट की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके शरीर में कंपन के साथ वह अचानक उस स्थान से गायब हो गया। अगले ही पल पीले कंकाल की पोशाक पहने हुए अर्थ डेमन ओल्ड घोस्ट काले कोहरे के सामने भयावह रूप से प्रकट हुआ। खोपड़ी जैसा दिखने वाला उसका चेहरा काले कोहरे की ओर एक भयावह मुस्कान देता है। फिर उसकी उंगलियां भूतिया पंजों की तरह निर्दयता से काले कोहरे के भीतर छाया की ओर पहुंचती हैं। बल इतना तीव्र था कि अगर मारा जाता तो ये छाया के शरीर को छेद देता। भूतिया पंजा काली ठंडक छोड़ता हुआ आंख की पुतलियों में तेजी से बढ़ गया। जैसे जैसे पृथ्वी दानव बूढ़ा भूत नजदीक आया, छाया की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। धीरे धीरे उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान बन गई। अगले ही पल छाया की आकृति धुंधली हो गई और काला कोहरा भी गायब हो गया। शश, तेज भूतिया पंजा बिजली की तरह चमका, लेकिन जैसे ही यह छाया के गले से टकराया, ये हवा के माध्यम से निकल गया। जैसे ही पंजा छाया की छवि को छूता है, पृथ्वी दानव बूढ़े भूत की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। एक ठंडी खर्राट के साथ उसकी हथेली में ठंडक फूट पड़ती है जिससे छवि चकनाचूर हो जाती है। फिर वह धीरे से घूमा, आसमान की ओर देखते हुए और हल्के से बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि हानफेंग और अन्य लोग तुम्हारे हाथों चुपचाप मर गए। इतनी तेजी से उनका तो कहना ही क्या, डू जोंग का कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी शायद ही समय पर प्रतिक्रिया कर पाता। हे, जो मेरे सोल हॉल का विरोध करते हैं उन्हें मरना ही होगा। एक तीखी आवाज अचानक गूंजी। पृथ्वी दानव बूढ़े भूत की नज़र तेज हो गई और उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर शून्य में काला कोहरा फिर से जम रहा है, जिसके अंदर छाया है जो बिना किसी नुकसान के उसे देखकर ठंडी मुस्कान बिखेर रही है। घमंडी, ये सुनकर पृथ्वी दानव बूढ़े भूत का चेहरा काला पड़ गया और वह तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही पृथ्वी दानव बूढ़े भूत के कदम पड़े, उसके शरीर को ढंकने वाली काली ठंड और भी तीव्र हो गई। आखिरकार आसपास की दुनिया का तापमान काफी कम हो गया, जिससे कई कमजोर लोग बेकाबू होकर कांपने लगे। पृथ्वी दानव बूढ़े भूत ने भी अपनी उंगलियों पर काली ठंडक घुमाते हुए हंसी उड़ाई और फिर उसकी उंगलियां तेजी से फड़कने लगीं। हजारों भ्रमपूर्ण बर्फ की धारें। पफ पफ पफ, जैसे ही पृथ्वी दानव बूढ़े भूत ने अपनी उंगलियां फड़काईं, अनगिनत काली बर्फ की धारें उसकी उंगलियों से अजीब तरह से निकला, शून्य में काले कोहरे की ओर बढ़ते हुए, आकाश को ढकते हुए। उनकी तेज गति की तीखी आवाज सभी के कानों में गूंज रही थी, जिससे उनके सिर में झुंझुनी हो रही थी।
काले बर्फ के स्पाइक्स, जो दिखने में अप्रभावी थे, में भयानक रूप से शक्तिशाली हवाएं थीं। उनकी भारी संख्या का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि एक भी संभावित रूप से डूहुआन पावरहाउस को मार सकता था, जिससे पता चलता है कि ये छोटी चीजें उतनी हानिरहित नहीं थीं जितना कि उनके आकार से पता चलता था। आइस कंडेंसिंग स्वॉर्ड तकनीक। जैसे जैसे अधिक से अधिक काली बर्फ की स्पाइक्स शून्य में गायब होती गईं, पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट ने उपहास किया। उसके मुरझाए हुए पंजे तेजी से एक सील बना रहे थे, फिर वह जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसकी चीख निकली, वे बर्फ की स्पाइक्स जो ग्रे बैंगनी दीवार में घुस गई थीं, तेजी से एक साथ मिल गईं। पलक झपकते ही वे एक झांग लंबी, बड़ी काली बर्फ की तलवार में बदल गईं। जैसे ही बर्फ की तलवार बनी, एक तीव्र ठंड फूट पड़ी जिसने दीवार की संक्षारक शक्ति का प्रतिरोध किया, जबकि इसकी तीखी नोक ने बिना किसी हिचकिचाहट के काले कोहरे के पीछे की छाया की ओर वार किया। ह्यूमिंग क्लॉ। बर्फ के कांटों का रूपांतरण देखकर काले कोहरे के पीछे की छाया ने धीमी आवाज में चिल्लाया। काला कोहरा तेजी से ऐंठ गया और एक विशाल काले हाथ में बदल गया, जिसने फिर नीचे पहुंचकर काली बर्फ की तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। बर्फ की तलवार की ठंड के संपर्क में आने पर तीव्र जंग ने चुभने वाली चटकने वाली आवाज़ों की एक श्रृंखला उत्पन्न की। अगले ही पल, एक तीखी आवाज़ के साथ बर्फ की तलवार टूट गई और कई बर्फ के टुकड़ों में बदल गई, जो नीचे जमीन की ओर गिर रहे थे। अपने हमलों को बार बार प्रतिद्वंद्वी द्वारा आसानी से हल होते देखकर पृथ्वी दानव बूढ़े भूत का चेहरा काला पड़ गया और वह पीछे हटने के बारे में सोचने लगा। अभी अभी हुई बातचीत से यह स्पष्ट था कि इस व्यक्ति की ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लड़ाई जारी रखने से उसकी हार ही होगी। इस विचार के साथ पृथ्वी दानव बूढ़े भूत ने शून्य में काले कोहरे को देखा और भागने के लिए तैयार हो गया। उसे दूसरों की क्या परवाह थी। इस समय पृथ्वी दानव बूढ़े भूत को दानव ज्वाला घाटी के लोगों से भी कोई सरोकार नहीं था। एक शक्ति का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सब कुछ खो जाता है। पृथ्वी दानव पुराना भूत इतने लंबे समय तक जीवित रहा क्योंकि वह जानता था कि महत्वपूर्ण क्षणों में महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिए जाते हैं। आत्मा पर कब्जा। बस इसी क्षण काले कोहरे के भीतर से अचानक एक ठंडी और विस्फोटक चीख आई। अगले ही पल पृथ्वी दानव पुराने भूत का चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि एक शक्तिशाली भक्षण करने वाली शक्ति उसे कहीं से घेर रही है। इस भक्षण करने वाली शक्ति के तहत पृथ्वी दानव पुराना भूत ये देखकर भयभीत हो गया कि वह अपनी भागने की तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकता है, और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी ऐसा लगा कि वह उसके शरीर को छोड़ने वाली है। ये किस तरह की तकनीक है? आत्मा गुप्त तकनीकों में सोल हॉल की विशेषज्ञता के बारे में सोचते हुए पृथ्वी दानव पुराना भूत अत्यधिक भय से भर गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाए इस भक्षण करने वाली शक्ति से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन यह एक दलदल में फंसने जैसा था और गहरे डूबता जा रहा था। इसके बाद उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में उतार चढ़ाव हो रहा है और उसकी चेतना धुंधली हो रही है। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी थी और शून्य में काले कोहरे की ओर बह रही थी। नहीं, मत करो। यह महसूस करते ही पृथ्वी दानव बूढ़ा भूत घबरा गया। उसकी आत्मा शून्य में बेतहाशा संघर्ष कर रही थी, लेकिन यह व्यर्थ था। उसकी आत्मा नियंत्रण से बाहर तेजी से काले कोहरे की ओर बढ़ गई। ब्लैक एम्परर पवेलियन के बाहर पृथ्वी दानव बूढ़े भूत की आत्मा को शून्य में संघर्ष करते हुए देखने वाले सभी लोगों के दिल में ठंडक महसूस हुई। उन्हें डर का एहसास हुआ। काले कोहरे में आकृति को देखते हुए सभी के चेहरे पर डर दिखाई दिया। पृथ्वी दानव बूढ़े भूत जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास भी वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। फिर उनके पास क्या मौका था? अगले ही पल कुछ शक्तिशाली व्यक्ति अपने दिल में डर को सहन करने में असमर्थ अपने आंकड़े दिखाते हुए काले सम्राट मंडप को छोड़ने का इरादा रखते थे। इस समय पृथ्वी दानव बूढ़े भूत की आत्मा पहले ही काले कोहरे में प्रवेश कर चुकी थी और उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। काले कोहरे के अंदर छाया ने पृथ्वी दानव पुराने भूत को देखा, जो अब एक काले मोती में बदल गया था, और फिर काले सम्राट मंडप से भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर ठंडी मुस्कान बिखेरी। अगले ही पल एक बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल अचानक काले कोहरे के भीतर से बाहर निकल आया। जाल तेजी से एक चौंकाने वाली गति से फैल गया, शून्य से नीचे फैल गया, पूरे काले सम्राट मंडप को घेर लिया और ब्लैक हॉर्न डोमेन से भागने की कोशिश करने वालों को भी रोक दिया। आज आप में से कोई भी नहीं बच पाएगा। काले कोहरे से एक तीखी ठंडी हंसी निकली, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को ठंडा कर दिया। और जिस क्षण बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल नीचे उतरा, शून्य में एक झुलसाने वाली गर्म आभा फैल गई। जहां भी बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल गुजरता था, अंतरिक्ष भी टेढ़ा मेढ़ा लगता था। यह एक स्वर्गीय ज्वाला है। मोतियानिक सिंह ने बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल को देखा। उसकी पुतलियां सदमे में सिकुड़ रही थीं। धमाका, धमाका, धमाका। इस समय बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल द्वारा अवरुद्ध कुछ पूर्वज शक्तियां हताश थीं। उन्होंने बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल पर हमला किया, इसे तोड़ने और भागने की कोशिश की। दुर्भाग्य से बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल की मजबूती सभी की उम्मीदों से परे थी।
कुछ पूर्वज शक्तियों के हमलों को जाल ने सीधे निगल लिया, बिना किसी लहर के। वास्तव में यह एक स्वर्गीय ज्वाला है, वास्तव में शक्तिशाली। मोतियानिक सिंह ने यह दृश्य देखा, उसकी अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। याओ एर, मैं बाहर निकलने का रास्ता खोलूंगा, मेरे पीछे आओ। मोतियानिक सिंह ने अपने पीछे मो याओ को निर्देश दिया, जो बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। हाँ पिताजी। मो याओ का चेहरा पीला पड़ गया था, वह अभी भी पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट की आत्मा को ले जाने के दृश्य से भयभीत था। जैसे ही मोतियानिक सिंह कुछ करने वाला था, उसे अचानक अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसके दिल में एक आशंका की भावना उभर रही थी। अच्छा नहीं, याओ जल्दी जाओ। एक महत्वपूर्ण क्षण में मोतियानिक सिंह का चेहरा उग्र हो गया और उसने पास के ज्वाला जाल की ओर एक भयानक हथेली का निशान मारा, फिर मो याओ को उसके द्वारा बनाए गए अंतराल से फेंक दिया। एक पूर्वज पावरहाउस की हताश हथेली के प्रहार ने आखिरकार बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल में एक अंतराल बना दिया और मो याओ का शरीर सीधे उसमें से निकल गया। ये दृश्य देखकर मोतियानिक सिंह को राहत महसूस हुई, लेकिन फिर एक भयानक भक्षण करने वाली शक्ति ने उसे घेर लिया। लानत है। मोतियानिक सिंह ने ऊपर देखा, केवल शून्य में काले कोहरे से एक नज़र को ठंडे ढंग से घूरते हुए देखा। अपनी आत्मा में उथल पुथल महसूस करते हुए मोतियानिक सिंह के पास अपनी आत्मा को एकाग्र करने और स्थिर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मत करो। तभी उसने अचानक एक जानी पहचानी और तीखी चीख सुनी। क्या वह याओ है? मोतियानिक सिंह का दिमाग हिल गया और उसने जल्दी से देखा। केवल एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने उसके दिल को तोड़ दिया। ज्वाला जाल के बाहर एक विशाल ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पाइथन कहीं से प्रकट हुआ था, जिसने मो याओ को एक ही बार में निगल लिया। याओ मोतियानिक सिंह ने अविश्वास में यह दृश्य देखा। उसका दिमाग बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी चेतना धुंधली हो गई और जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसकी आत्मा पहले ही उसके शरीर को छोड़ चुकी थी और शून्य में काले कोहरे की ओर बह रही थी। मेरी किस्मत तय हो गई है। निराशा में मोतियानिक सिंह प्रतिरोध करने की शक्ति के बिना काले कोहरे में समा गया। दो सबसे शक्तिशाली पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट और मोतियानिक सिंह के गिरने के साथ नीचे के अन्य शक्तिशाली लोग और भी गहरी निराशा में डूब गए। अगर पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट और मोतियानिक सिंह भी गिर गए थे तो वे कैसे विरोध कर सकते थे? कुछ पूर्वज शक्तिशाली लोगों ने बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल के एक हिस्से पर बेतहाशा हमला किया और उनके प्रयासों ने आखिरकार एक छेद बना दिया। हर कोई छेद की ओर भागा, लेकिन तभी ज्वाला जाल के बाहर एक बहुत बड़ी काली छाया दिखाई दी, जिसने अपने विशाल जबड़े को छेद की ओर खोला। जो पूर्वज शक्तिशाली लोग छेद से भागने में कामयाब हो गए थे, उन्होंने प्रतिक्रिया भी नहीं की, इससे पहले कि वे पूरी तरह से निगल लिए गए। चबाने की आवाज़ और ज्वाला जाल के भीतर से आतंक की चीखें उन लोगों में डर पैदा कर रही थीं जो अभी भी भागने की योजना बना रहे थे। उनकी आंखें भय से भर गईं क्योंकि उन्होंने बाहर खतरनाक ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन को देखा। बाहर इतने भयानक जानवर की रखवाली के साथ भले ही वे ज्वाला जाल से बच निकले, लेकिन मौत ही एकमात्र रास्ता बचा था। सभी को ऐसा लगा जैसे वे किसी रसातल में गिर गए हों, तीव्र भय से अभिभूत। शून्य के ऊपर पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट और मोतियानिक सिंह की आत्माओं को इकट्ठा करने के बाद काले कोहरे में छाया ने क्षेत्र को स्कैन किया और फिर ठंडी निगाह से अपनी निगाह यंगशान लाओ रेन की ओर घुमाई, जो एक कोने में छिपने की बेताब कोशिश कर रही थी। इस ठंडी निगाह को महसूस करते हुए यंगशान लाओ रेन का शरीर अकड़ गया। आत्मा पर कब्जा। उस क्षण काले कोहरे से एक राक्षस जैसी आवाज आई। यंगशान लाओ रेन चिल्लाया और शुद्ध आत्मा शक्ति की एक धारा में परिवर्तित हो गया, जो काले कोहरे की ओर बह रही थी। यह अजीब दृश्य देखकर काले कोहरे में छाया ने एक आश्चर्यजनक आवाज निकाली, फिर जल्दी से महसूस किया कि क्या हो रहा था और उसने उपहास किया। क्या चतुर आत्मा विभाजन तकनीक है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिल गए। कितना भयानक। इस बीच ब्लैक एम्परर पवेलियन से कुछ ही दूर पवेलियन की दिशा में देख रहे एक बुजुर्ग की आंखों में खौफ था। ये बुजुर्ग यंगशान लाओ रेन की हूबहू नकल था, जो अभी अभी गायब हुआ था। सौभाग्य से ये सिर्फ एक क्लोन था जो वहां गया था, अन्यथा यह एक तरफा यात्रा होती। मोतियानिक सिंह जैसे मूर्खों का वास्तव में सोल हॉल का विरोध करने का सपना देखना बस मौत की तलाश करना है। मोतियानिक सिंह और अर्थ डैमन ओल्ड घोस्ट की आत्माओं को निकालने वाले दृश्य के बारे में सोचते हुए यंगशान लाओ रेन को राहत महसूस हुई। आज के बाद ब्लैक हॉर्न डोमेन व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन है। ऐसा लगता है कि इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। ब्लैक एम्परर पवेलियन के बाहर नरसंहार की भयावहता को महसूस करते हुए यंगशान लाओ रेन तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। हे चले जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? तभी अचानक यंगशान लाओ रेन के बगल में एक तीखी ठंडी हंसी सुनाई दी। ये हंसी सुनकर यंगशान लाओ रेन घबरा गया और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दूर की ओर भाग गया। लेकिन ठीक उसी क्षण शून्य से दर्जनों भयानक जंजीरें फूट पड़ीं, जो यंगशान लाओ रेन को कसकर बांध रही थीं।
आत्मा पर कब्जा। एक ठंडी आवाज के साथ यंग शान लाओ रेन की आत्मा लगभग सहजता से शून्य में काले कोहरे में समा गई। अगले ही पल काला कोहरा तुरंत गायब हो गया। ब्लैक एम्परर पवेलियन के ऊपर आसमान में वापस आ गया। अंदर की छाया नीचे ब्लैक हॉर्न डोमेन के संघर्षरत पावरहाउस को ठंडी निगाह से देख रही थी। बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल धीरे धीरे कसता गया। इसकी जलती हुई गर्मी कमजोर डू पूर्वज पावरहाउस के लिए असहनीय थी, जिन्होंने जाल पर उन्मत्त होकर हमला किया। हे, तुम्हारा दर्द देखकर मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। काले कोहरे से एक अजीब सी आवाज आई और छाया ने नीचे के लोगों की ओर अपनी हथेली बढ़ा दी। एक अंधेरा भंवर उभरा और एक भयानक विनाशकारी शक्ति बाहर निकली, जिसने नीचे के लोगों को घेर लिया। इस भयानक विनाशकारी शक्ति को महसूस करते हुए नीचे के लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। उनकी आंखें भय से भर गईं। PS वोट मांग रहा हूं। अध्याय 224 ब्लैक हॉर्न डोमेन में अराजकता। सोल हॉल की हरकतें। सुकियान का झटका। भयानक भक्षण करने वाली शक्ति सीधे बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल पर उतरी। पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट और मोतियानिक सिंह पर पिछले लक्षित हमलों के विपरीत यह एक अंधाधुंध हमला था। विशाल भक्षण करने वाली शक्ति ने तुरंत सभी को अपने कब्जे में ले लिया। बस एक पल में कुछ कमजोर जूनियर डू पूर्वजों ने विरोध नहीं किया और उनकी आत्माएं उनके शरीर को छोड़कर शून्य में काले कोहरे की ओर बह गईं। शून्य में तीखी चीखें गूंज उठीं। जिनके पास थोड़ी मजबूत क्षमताएं थीं, शायद भक्षण करने वाली शक्ति के प्रसार के कारण उन्होंने एक पल के लिए संघर्ष किया। हालांकि भारी भक्षण करने वाली शक्ति के सामने उनके प्रयास व्यर्थ थे। वे मुक्त नहीं हो सके और अंततः उनकी आत्माएं भी अपने शरीर को छोड़कर काले कोहरे की ओर बह गईं। ब्लैक एम्परर पवेलियन असंख्य चीखों की आवाज़ों से भर गया था। एक के बाद एक आत्माएं किसी शक्ति द्वारा खींची जा रही थीं, अपने शरीर को छोड़कर शून्य में काले कोहरे की ओर बह रही थीं और तुरंत चुप हो गईं। यहाँ तक कि पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट 7 सितारा डू पूर्वज जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास भी इस शक्ति का विरोध करने की शक्ति नहीं थी। इंडू सम्राट क्षेत्र के व्यक्तियों का तो जिक्र ही नहीं। जल्द ही शून्य में चीखें कम हो गईं और तैरती हुई आत्माएं धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। जो अभी भी नीचे खड़े थे उनकी संख्या 10 से भी कम थी। ये देखकर बचे हुए कुछ लोगों के दिल में ठंडक महसूस हुई। उनकी आत्मा पूरी तरह से टूट गई और उन्हें भक्षण करने वाली शक्ति ने काले कोहरे में ले लिया। काले कोहरे के अंदर छाया ने अपनी हथेली में घने काले मोतियों को देखा, जो संघर्षरत आत्माओं से भरे थे, कोई दया नहीं दिखाते हुए बल्कि एक ठंडी मुस्कान दिखाते हुए। ब्लैक हॉर्न डोमेन में प्रवेश करने वाले शक्तिशाली लोग ज्यादातर खलनायक थे, जिन्हें महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से भगाया गया था, जिन्हें यहां शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। ब्लैक हॉर्न डोमेन में इन एकत्रित बलों में से कई ने अनगिनत बुरे काम किए थे, जो पूरी तरह से दुष्ट थे। ऐसे दुष्टों के लिए उसके दिल में कोई सहानुभूति नहीं थी। ये लोग मरने के लायक थे। उसके काम पूरी तरह से न्याय करने के अनुरूप थे। उपस्थित सभी लोगों की आत्माओं को कैद करने के बाद छाया ने अपनी हथेली को कस लिया और सभी काले मोती एकत्र हो गए। फिर छाया ने जल्दी से शवों से सभी भंडारण छल्ले ले लिए और बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला जाल को वापस ले लिया। काले स्केल वाले ठंडे अजगर, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। ये सब करने के बाद छाया उस जगह से गायब हो गई। काले स्केल वाले ठंडे अजगर ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा। उसकी आंखों में भयंकर चमक आ गई। आखिरकार मैं दावत कर सकता हूँ। कुछ क्षण बाद एक साधारण सराय में गूहे की आकृति अचानक प्रकट हुई। इस बार ये रातों रात अमीर बनने जैसा है। अपने लाभ के बारे में सोचते हुए गूहे के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी, जो लगभग कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। लेकिन ये लोग बहुत चालाक हैं, इनके पास और भी खजाने छिपे होने चाहिए। मुझे खबर फैलने से पहले ही जल्दी से काम करना चाहिए। इस विचार के साथ गूहे ने एकत्रित की गई काली आत्मा की माला निकाली। गूहे ने जो पहली आत्मा की माला उठाई, उसमें पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट की आत्मा थी। पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट गूहे को देखकर मनके के भीतर उग्र रूप से दहाड़ने लगा। गूहे ने हंसते हुए तुरंत आत्मा भक्षण तकनीक को सक्रिय कर दिया, जिससे पूरे मनके पर एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति छा गई। कुछ ही क्षणों बाद पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट की आत्मा मनके के साथ गूहे द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गई। समृद्ध और शुद्ध आत्मा शक्ति को गूहे ने पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट की विशाल यादों के साथ अवशोषित कर लिया। अपने मन में सभी यादों को पढ़ने के बाद गूहे मुस्कुराया। वास्तव में इस बूढ़े आदमी के पास एक और छिपा हुआ खजाना था। मैं लगभग चूक गया था। फिर गूहे ने मोतियानिक सिंह की आत्मा वाली आत्मा की माला उठाई। मोतियानिक सिंह ब्लैक एम्परर संप्रदाय के प्रमुख और नीलामी घर के संचालन में शामिल होने के नाते कई खजाने होने चाहिए। एक विचार के साथ गूहे ने आत्मा भक्षण तकनीक को अंजाम दिया। आत्मा मनका को एक विशाल भक्षण शक्ति के साथ निगल लिया। कुछ ही क्षणों बाद उसने मोतियानिक सिंह की यादें पढ़ना समाप्त कर दिया। अगला यंग शान लाओ रेन था, जो एक 4 सितारा डू पूर्वज था। फिर छठी कक्षा के कीमियागर क्यूई शान आए। मोयान घाटी के एल्डर फैंगियान,
बीस्ट टैमिंग संप्रदाय के नेता। एक एक करके ब्लैक हॉर्न डोमेन में प्रमुख शक्तियों के नेताओं की आत्माओं को बूहे द्वारा परिष्कृत किया गया। ब्लैक एम्परर पवेलियन में हुई घटना आश्चर्यजनक गति से पूरे ब्लैक हॉर्न डोमेन में फैल गई। प्रमुख शक्तियों के नेताओं के निधन ने ब्लैक हॉर्न डोमेन में तुरंत एक बड़ी लहर पैदा कर दी। इसके बाद एक खबर फैली, सोल हॉल पूरे ब्लैक हॉर्न डोमेन में छा जाने वाला था। कुछ छोटी शक्तियों ने पहले कभी सोल हॉल के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन ये जानने पर कि ब्लैक एम्परर पवेलियन घटना सोल हॉल का काम था, वे भयभीत हो गए। कुछ समय के लिए ब्लैक हॉर्न डोमेन में हर कोई जोखिम में महसूस कर रहा था, सोल हॉल द्वारा एक बड़े सफाई के डर से। जल्द ही ब्लैक हॉर्न डोमेन में कई शक्तियां सामूहिक रूप से भाग गईं। थोड़े समय में विशाल ब्लैक हॉर्न डोमेन ने अपनी पूर्व समृद्धि खो दी। फ्यूनरल सोल रिज पर सोल हॉल की शाखा में कई काले कपड़े पहने व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हुए, उनके हाव भाव अनिश्चित थे। आपको क्या लगता है कि इस ब्लैक एम्परर पवेलियन घटना के पीछे कौन है? क्या यह अफवाह नहीं है कि यह हमारे सोल हॉल का काम था, लेकिन हमने कोई कदम नहीं उठाया, है न? क्या ये प्रोटेक्टर हो सकता है? प्रोटेक्टर की ताकत से ये वास्तव में संभव है, और प्रोटेक्टर कुछ समय से हॉल से अनुपस्थित है। ऐसा लगता है कि यह प्रोटेक्टर का काम था। सोल हॉल के अधिकारियों ने चर्चा की, धीरे धीरे मामले का निष्कर्ष निकाला। बाहर की अफवाहों और ब्लैक हॉर्न डोमेन की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए कुछ समय के लिए जब सोल हॉल के लोग प्रोटेक्टर के बारे में बात करते थे तो उनके चेहरे पर और भी अधिक भय दिखाई देता था। प्रोटेक्टर ने अकेले ही पूरे ब्लैक हॉर्न डोमेन को नष्ट कर दिया। कितना भयानक! अब हमें क्या करना चाहिए? सोल हॉल के एक अधिकारी ने पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्टर ने व्यक्तिगत रूप से उन शक्तिशाली लोगों से निपटा। शेष छोटे लोग स्वाभाविक रूप से हमारे लक्ष्य हैं। वे रक्षक के ध्यान के लायक नहीं हैं। आप सही कह रहे हैं। आदेश भेजिए, आज से हर कोई कार्रवाई करेगा। इन लोगों ने हमारे सोल हॉल का अनादर करने की हिम्मत की, वे मरने के लायक हैं। कुछ ही क्षणों बाद फ्यूनरल सोल रिज के ऊपर सैकड़ों काली परछाइयां बाहर निकलीं, जो जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं और ब्लैक हॉर्न डोमेन के विभिन्न हिस्सों की ओर बढ़ गईं। अगले दिन ब्लैक हॉर्न डोमेन में नष्ट हो चुके गुटों की खबर फैल गई। कुछ समय के लिए ब्लैक हॉर्न डोमेन में जो शक्तियां बची थीं, वे संदेहास्पद थीं और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रही थीं। उन सभी को सोल हॉल के मजबूत सदस्यों ने खत्म कर दिया। सोल हॉल के बड़े पैमाने पर लामबंदी ने अफवाहों की सच्चाई की तुरंत पुष्टि की। सोल हॉल का वास्तव में पूरे ब्लैक हॉर्न डोमेन को साफ करने का इरादा था। सोल हॉल द्वारा किए गए नरसंहार ने ब्लैक हॉर्न डोमेन को और भी अधिक अराजकता में डाल दिया। कुछ ही दिनों में सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में रहा ब्लैक हॉर्न डोमेन पूरी तरह से तबाह हो गया, अतीत की बात बन गया। जियानान अकादमी के इन अकादमी के अंदर एक शांत और सुंदर आंगन में एक काले कपड़े पहने बुजुर्ग मंडप में बैठे थे, आराम से चाय पी रहे थे। धमाका! तभी आंगन के दरवाजे पर एक जबरदस्त झटका लगा, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर बाहर उड़ गया। इसके बाद सफ़ेद कपड़े पहने एक छोटी लड़की टूटे हुए दरवाजे से अंदर आई। तुम? काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने टूटे हुए दरवाजे को देखकर चिढ़ में अपना मुंह हिलाया, लेकिन अपने गुस्से को दबाने में कामयाब रहे। उनके बूढ़े चेहरे पर बेबसी का भाव दिखा। इस महीने तुमने कितनी बार मेरा दरवाजा तोड़ा है? क्या तुम थोड़ा नर्म होना नहीं सीख सकती? बुजुर्ग ने सफ़ेद कपड़े पहने छोटी लड़की को डांटा। उसकी हताशा स्पष्ट थी। छोटी लड़की, जो लगभग 10 साल की लग रही थी, उसके लंबे हल्के बैंगनी बाल थे जो उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसके गाल बेहद नाजुक थे, उसका चेहरा अपनी खूबसूरती में गुड़िया जैसा था और उसकी बड़ी काली चमकती आंखें मासूमियत से झपक रही थीं, जिससे वह बेहद प्यारी लग रही थी। बुजुर्ग के गुस्से से बेपरवाह छोटी लड़की मंडप में चली गई। काले कपड़े पहने बुजुर्ग की ओर अपना छोटा सुंदर हाथ बढ़ाया और तीखे स्वर में कहा, मुझे भूख लगी है। लड़की की हरकतें देखकर बुजुर्ग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। फिर उसने एक सुनहरा फल निकाला और लड़की को थमा दिया। उसका लहजा कुछ हद तक शांत था। क्या तुम पीछे के पहाड़ में अपना खाना नहीं ढूंढ सकती? ये बहुत ज्यादा मेहनत है। लड़की ने सुनहरा फल लिया, सीधे उसे चबाया। उसने चबाया, उसकी आवाज़ दबी हुई थी और सुनहरे रस का एक कौर निगल लिया। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और धीमी आवाज़ में बुदबुदाया, इसका स्वाद खराब है। अगर कोई कीमियागर ये देखेगा तो वह चौंक जाएगा। ये सुनहरा फल एक दुर्लभ छठी श्रेणी का औषधीय घटक था जिसे हीरा बोधी के नाम से जाना जाता था, जिसका उपयोग कीमिया में किया जाता था। इसकी बनावट सोने और लोहे की तरह कठोर थी, जो सामान्य लपटों और दांतों के लिए अभेद्य थी। फिर भी छोटी लड़की ने इसे ऐसे खाया जैसे कि यह एक साधारण फल हो। जब लड़की ने फल को काटा तो विशाल प्रांगण में चट्टानों के टूटने जैसी तीखी आवाज़ गूंजी। कुछ क्षण बाद उसने सुनहरा फल खत्म किया, अपने पेट को थपथपाया और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्पष्ट रूप से कहा, मुझे अभी भी भूख लगी है।
ये सुनकर बुजुर्ग का चेहरा तमतमा गया और कुछ हद तक असहाय होकर उसने एक और लाल फल, एक और छठी श्रेणी की आध्यात्मिक दवा निकाली और उसे थमा दिया। लाल फल खाने के बाद लड़की आखिरकार संतुष्ट दिखी और आंगन से चली गई। उसे जाते हुए देखकर काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने क्षतिग्रस्त दरवाजे को देखा और असहाय होकर आह भरी। ये लड़की और भी ज्यादा अनियंत्रित होती जा रही है। कौन जानता है कि इस लड़की को कौन संभाल सकता है। लड़की के जाने के कुछ समय बाद एक हरे कपड़े वाला बुजुर्ग आंगन में आया। नष्ट हुए दरवाजे को देखकर वह चौंक गया, फिर असहाय होकर मुस्कुराया। महान बुजुर्ग, क्या ये फिर से जियान था? हरे कपड़े वाला बुजुर्ग मंडप में बैठ गया। असहाय काले कपड़े वाले बुजुर्ग को थोड़ा सा शेडेनफ्रॉइड के साथ देख रहा था। आह, इसका जिक्र मत करो। काले कपड़े वाले बुजुर्ग ने आह भरी और पूछा, लाओ लियू, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? ये सुनकर हरे कपड़े वाले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। महान बुजुर्ग, कुछ बड़ा हुआ है। फिर उसने ब्लैक हॉर्न डोमेन में हाल ही में हुई घटनाओं को याद किया। ये सुनकर काले कपड़े वाले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मुझे नहीं पता था कि ब्लैक हॉर्न डोमेन में इतनी बड़ी उथल पुथल हुई है। हरे कपड़े वाले बुजुर्ग की बात सुनकर काले कपड़े वाले बुजुर्ग का माथा सिकुड़ गया और उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। अध्याय 225, पृथ्वी दानव पुराने भूत का खजाना तिजोरी। स्वर्गीय दानव कठपुतली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोल हॉल इतना बड़ा हंगामा मचा देगा, आंगन में काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने भारी भाव के साथ कहा। सोल हॉल के उल्लेख पर उसकी आंखों में स्पष्ट आशंका की झलक दिखाई दी। महान बुजुर्ग, क्या आपको लगता है कि सोल हॉल अगला निशाना जियानान अकादमी को बना सकता है? हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने पूछा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। ब्लैक हॉर्न डोमेन में प्रमुख शक्तियों की ताकत अच्छी तरह से जानी जाती थी, फिर भी कुछ ही दिनों में वे सभी सोल हॉल द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। इस स्थिति ने हरे कपड़े पहने बुजुर्ग को संकट की तीव्र भावना से भर दिया। ये भी वही था जिसके बारे में काले कपड़े पहने बुजुर्ग चिंतित थे। उसने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, सोल हॉल चाहे या न चाहे, हमें पूरी तरह से बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए और उनके किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने असहाय भाव से सिर हिलाया, आह भरते हुए, हम बस इतना ही कर सकते हैं। हाल ही में फॉलन हॉट फ्लेम के साथ स्थिति कैसी है? क्या कोई उथल पुथल हुई है? काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने अचानक पूछा, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो। इस पर हरे कपड़े पहने बुजुर्ग का मुंह कड़वाहट से मुड़ गया। अभी कुछ दिन पहले एक उथल पुथल हुई थी और कई बुजुर्ग इसे दबाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आह, वास्तव में मुसीबतों का समय है, काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने विलाप किया। उसकी थकी हुई आंखों में थकान का एक दुर्लभ संकेत दिखाई दे रहा था। ब्लैक एम्परर पवेलियन की घटना के बाद मोयान घाटी के अधिकांश उच्च वर्ग के लोग मारे गए या घायल हो गए। इसके बाद उन्हें सोल हॉल द्वारा लगातार मार दिया गया। अब मोयान घाटी अब वह हलचल वाली जगह नहीं रही जो पहले थी, केवल उजाड़ खंडहर रह गए हैं। मोयान घाटी के भीतर अचानक एक सफ़ेद रंग की आकृति दिखाई दी। ये गुहे था जो 3 दिनों से एकांत में था। ब्लैक एम्परर पवेलियन में नरसंहार के बाद से गुहे ने ब्लैक हॉर्न डोमेन के शक्तिशाली व्यक्तियों की आत्माओं को भस्म करने में 3 दिन बिताए थे। उसने उनके छिपे हुए खजानों के स्थानों के बारे में भी जान लिया था। अब वह पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट द्वारा छोड़े गए खजाने की तिजोरी को खोजने के लिए मोयान घाटी में था। पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट की यादों को ध्यान में रखते हुए गुहे मोयान घाटी में और आगे बढ़ गया। लंबी घाटी की सुरंगों से गुजरने के बाद वह जंगली घास से ढकी एक दीवार पर आया। थोड़ा मुस्कुराते हुए गुहे ने दीवार पर हथेली से मारा। धमाका, पत्थरों के उड़ने के साथ दीवार में एक दरार दिखाई दी। फिर गुहे आगे बढ़ा। उसकी हथेली एक बैटरिंग राम की तरह काम कर रही थी। दीवार में 10 मीटर गहरी सुरंग को बलपूर्वक खोल दिया, जिसके भीतर एक काली गुफा छिपी हुई थी। छोटी सुरंग से गुजरते हुए गुहे जल्द ही गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा हो गया। अंदर से निकलने वाली हल्की रोशनी ने आसपास की दीवारों पर विभिन्न भयंकर जानवरों की नक्काशी को प्रकट किया, जो भयावह लग रही थी, लेकिन गुहे के लिए कोई बाधा नहीं थी। गुफा के अंदर एक लंबी पत्थर की सीढ़ी थी जो नीचे की ओर धुंधले अंधेरे में जाती थी, जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों पर चमकते हुए चांद के पत्थर जड़े हुए थे, जो धीरे धीरे अंदर के अंधेरे को दूर कर रहे थे। गुहे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। लगभग 10 मिनट के बाद वह नीचे पहुंच गया, जहां उसके सामने एक बंद भारी पत्थर का दरवाजा खड़ा था। अध्याय 225, पृथ्वी दानव पुराने भूत का खजाना। स्वर्गीय दानव कठपुतली। सोल हॉल का अचानक इतना बड़ा कदम उठाना अप्रत्याशित था। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने आंगन में सोचा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। सोल हॉल का जिक्र करते हुए उसकी आंखों में सावधानी की स्पष्ट भावना चमक उठी। महान बुजुर्ग, क्या आपको लगता है कि सोल हॉल अगले जियानान अकादमी को निशाना बना सकता है? हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने पूछा। उसकी आवाज़ में चिंता थी।
ब्लैक हॉर्न डोमेन में प्रमुख ताकतों की ताकत स्पष्ट थी, लेकिन अब वे सभी कुछ ही दिनों में सोल हॉल द्वारा मिटा दिए गए थे। घटनाओं के इस मोड़ ने हरे कपड़े पहने बुजुर्ग को संकट की तीव्र भावना से भर दिया। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने इन चिंताओं को साझा किया। उसने अपना सिर हिलाया और एक निश्चित गंभीरता के साथ बोला, सोल हॉल चाहे ऐसा करे या न करे, हमें पूर्ण पैमाने पर बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए और उनके किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने असहाय होकर सहमति में सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं। फॉलन हॉट फ्लेम के साथ हाल ही में स्थिति कैसी रही है? कोई अशांति? काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने अचानक पूछा, जैसे कि उसे कुछ हुआ हो। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग के मुंह पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। कुछ दिन पहले ही एक उथल पुथल हुई थी और कई बुजुर्ग इसे दबाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आह, ये वास्तव में एक परेशानी का समय है, काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने टिप्पणी की। उनकी थकी हुई आंखों में थकान का एक दुर्लभ संकेत दिखाई दे रहा था। ब्लैक एम्परर पवेलियन की घटना के बाद मोयान वैली का नेतृत्व लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। फिर अवसर का लाभ उठाते हुए सोल हॉल ने एक निर्मम नरसंहार शुरू कर दिया। अब मोयान घाटी अब अपनी पूर्व हलचल वाली स्थिति में नहीं रही, बल्कि उजाड़ खंडहरों में तब्दील हो गई। मोयान घाटी के भीतर अचानक एक सफ़ेद रंग की आकृति दिखाई दी। ये गुहे था जो 3 दिनों से एकांत में था। ब्लैक एम्परर पवेलियन में नरसंहार के बाद से गुहे ने ब्लैक हॉर्न डोमेन के शक्तिशाली व्यक्तियों की आत्माओं को भस्म करने में 3 दिन बिताए थे। उसने उनके छिपे हुए खजानों के स्थानों के बारे में भी जान लिया था। अब वह पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट द्वारा छोड़े गए खजाने की तिजोरी को खोजने के लिए मोयान घाटी में था। पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट की यादों को ध्यान में रखते हुए गुहे मोयान घाटी में और आगे बढ़ गया। लंबी घाटी सुरंगों से गुजरते हुए वह जंगली घास से ढकी एक दीवार पर आया। थोड़ा मुस्कुराते हुए गुहे ने दीवार पर हथेली से प्रहार किया। धमाका! पत्थरों के उड़ने के साथ दीवार में एक दरार दिखाई दी। गुहे फिर आगे बढ़ा। उसकी हथेली ने एक प्रहार करने वाले राम की तरह काम किया। दीवार में 10 मीटर गहरी सुरंग को बलपूर्वक खोला, जिसके भीतर एक काली गुफा छिपी हुई थी। छोटी सुरंग से गुजरते हुए गुहे जल्द ही गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा हो गया। अंदर से निकलने वाली हल्की रोशनी ने आसपास की दीवारों पर विभिन्न भयंकर जानवरों की नक्काशी को प्रकट किया, जो भयावह लग रहे थे, लेकिन गुहे के लिए कोई बाधा नहीं थे। गुफा के अंदर एक लंबी पत्थर की सीढ़ी थी जो नीचे की ओर धुंधले अंधेरे में जाती थी, जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों पर चमकते हुए चांद के पत्थर जड़े हुए थे, जो धीरे धीरे अंदर के अंधेरे को दूर कर रहे थे। गुहे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। लगभग 10 मिनट के बाद वह नीचे पहुंचा, जहां एक बंद भारी पत्थर का दरवाज़ा उसके सामने खड़ा था। दरवाज़ा पूरी तरह से काला था, काई से ढका हुआ था और भारीपन का एहसास करा रहा था। ये देखकर गुहे मुस्कुराया और अपनी हथेली को धीरे से दरवाजे पर रख दिया। फिर उसकी आंखों में एक तेज चमक के साथ एक शक्तिशाली डुकी हुई उसके हाथ से उछली और एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजे पर टकराए। धमाका! पत्थरों के उड़ने से दरवाज़ा चारों ओर से टूट गया, फिर ढह गया, जिससे एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली। जैसे ही तीव्र रोशनी फूटी, गुहे ने सहज रूप से आंखें सिकोड़ लीं। अचानक दरवाजे के पीछे से एक तेज हवा निकली, जो सीधे गुहे को निशाना बना रही थी। गुहे इस अचानक परिवर्तन की आशंका करते हुए घबराया नहीं। एक ठंडी खर्राटे के साथ उसने लापरवाही से एक हथेली आगे की ओर मारी। हवा के टूटने की तेज आवाज़ गुफा में गूंज उठी। धमाका! एक ही हथेली के प्रहार से हवा ज्वार की लहर की तरह उछली, जो आने वाली वस्तु से टकराए। एक तीखी चीख निकली और बड़ी काली छाया वापस उड़ गई, जो जमीन पर भारी रूप से गिर गई। हमलावर को पीछे हटाने के बाद गुहे फिर से आगे बढ़ा, अपने सामने की धूल को हटाते हुए पत्थर के दरवाजे के पीछे की जगह को प्रकट किया। गुहे के सामने जो दिखाई दिया वह एक विशाल स्टोर रूम था, जो चकाचौंध करने वाली रोशनी से भरा था। कमरे की दीवारें मजबूत मोस्टील पत्थर से बनी थीं, जो मोस्टील पत्थर की खान से तराशकर बनाई गई थीं। कमरे में कई अलमारियां थीं जिनमें करीने से सजाए गए स्क्रॉल थे। दूसरी तरफ कई क्रिस्टल कैबिनेट थे जिनमें कई कीमती औषधीय तत्व रखे हुए थे। गुहे की नज़र स्टोर रूम में घूमी। जमीन पर पड़े बड़े सांप जैसे जानवर पर रुकी, वह प्राणी जिसने चुपके से हमला करने की कोशिश की थी। 6ठी कक्षा का जानवर मुझ पर घात लगाने की हिम्मत करता है, वास्तव में मौत की तलाश में है, गुहे ने स्टोर रूम में कदम रखते ही एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। इस सांप जानवर को पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट ने खजाने की रखवाली के लिए छोड़ा था। यहाँ तक कि एक नियमित दू सम्राट पावरहाउस भी अगर तैयार न हो तो इस जानवर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो सकता है। गुहे हल्के से मुस्कुराया, उसकी नज़र जानवर पर टिकी रही। तुम भाग्यशाली हो। उन शब्दों के साथ उसने हथेली के प्रहार से सांप जानवर को बेहोश कर दिया और फिर उसे अपने सिस्टम स्पेस में संग्रहित कर दिया।
आखिरकार ये छठी कक्षा का सर्प जानवर था और 9 रंग घाटी में युवा लड़की किंगलिन के लिए एक अच्छा उपहार होगा। युवा लड़की को अकेला छोड़ने के लिए थोड़ा दोषी महसूस करते हुए गूहे ने मुआवजे के रूप में उसके लिए कुछ खजाने वापस लाने का फैसला किया। अपना ध्यान वापस स्टोर रूम की ओर मोड़ते हुए गूहे ने संग्रह की प्रशंसा करते हुए कहा, जैसा कि एक पुरानी और स्थापित सेना से उम्मीद की जाती है, ये संग्रह वास्तव में प्रभावशाली हैं। खजाने में वस्तुओं को सावधानीपूर्वक वर्गीकृत किया गया था। अर्थ ग्रेड लो लेवल लेबल वाली एक बुकशेल्फ के पास पहुंचते हुए गूहे ने स्टोर रूम में गहराई तक जाने से पहले कुछ देर तक स्कैन किया। ब्लैक हॉर्न डोमेन पावरहाउस को लूटने के बाद साधारण जुबान स्तर की मार्शल तकनीक और कौशल में अब उसकी रुचि नहीं रही। वह पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट द्वारा एकत्र किए गए उच्च श्रेणी के कौशल और गुप्त तकनीकों के लिए यहाँ था। उसे पता नहीं था गूहे स्टोर रूम के अंत में पहुंच गया, जहां अन्य अलमारियों के विपरीत केवल 3 साधारण लकड़ी के बक्से थे। इन अलमारियों के चारों ओर दूसरों के विपरीत एक पतली लेकिन मजबूत ऊर्जा अवरोध था, जो अपनी सघन ऊर्जा से गूहे को भी आश्चर्यचकित कर रहा था। सबसे अच्छे खजानों में हमेशा अपने अनूठे पहलू होते हैं। ये सोचते हुए गूहे अवरोध को तोड़ने के लिए जल्दी नहीं करता, बल्कि आसपास की चीज़ों की जांच करता है। उसकी नज़र शेल्फ के ऊपर 2 साधारण पात्रों पर रुकी। पृथ्वी ग्रेड। इन पात्रों को देखकर गूहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये यात्रा व्यर्थ नहीं थी। पृथ्वी ग्रेड तकनीक और युद्ध कौशल अत्यंत दुर्लभ थे। आखिरकार पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट ने जो कुछ भी यहाँ रखने के लिए इतना संजोया था, वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। पतली प्रकाश अवरोध शेल्फ को घेरे हुए थी, जो देखने में नाजुक लगती थी, लेकिन उसमें मजबूत ऊर्जा थी, जो शायद एक सामान्य डू सम्राट द्वारा भी नहीं तोड़ी जा सकती थी। बेशक गूहे के लिए यह अवरोध लगभग अस्तित्वहीन था। जैसे ही उसका डू क्यूब बढ़ा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अवरोध पर प्रहार किया। क्रैक। एक तीखी आवाज के साथ गूहे के सामने ऊर्जा अवरोध टुकड़ों में बिखर गया, शून्य में विलीन हो गया। अवरोध के हट जाने के बाद गूहे ने अपना ध्यान अंदर रखे 3 लकड़ी के बक्सों की ओर लगाया। बक्सों में से एक को उठाकर गूहे ने उसे खोला और अंदर 2 चांदी के स्क्रॉल पाए। स्क्रॉल एक असामान्य क्रिस्टलीय पदार्थ से बने थे, जो बिजली की रोशनी से जगमगा रहे थे, जो उनकी सतह पर चांदी के सांपों की तरह घूम रहे थे। इन असाधारण स्क्रॉल को देखकर गूहे की आंखों में मुस्कान आ गई। उसने एक को बाहर निकाला और धीरे से उसे खोला। थंडरबोल्ट मिरर, मिडग्रेड अर्थ लेवल, थंडर एट्रीब्यूट तकनीक। स्क्रॉल पर विवरण पढ़कर गूहे की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। थंडर एट्रीब्यूट तकनीकें दुर्लभ थीं, खासकर इस तरह की उच्च ग्रेड तकनीकें। ब्लैक हॉर्न डोमेन में शीर्ष शक्तियों में से एक के रूप में अर्थ डेमन ओल्ड घोस्ट ने वास्तव में कुछ प्रभावशाली तकनीकें एकत्र की थीं। गूहे ने मुस्कुराते हुए दूसरा सिल्वर स्क्रॉल निकाला और जल्दी से उसे देखा। जूजे थंडर तकनीक, मिडग्रेड अर्थ लेवल मार्शल स्किल, थंडरबोल्ट मिरर वाला एक सेट। अगर मैं कभी थंडर एट्रीब्यूट जीनियस से मिलूं, तो मैं इसे विरासत के रूप में दे सकता हूं। इसके बाद गूहे ने अपना ध्यान एक साधारण दिखने वाली बांस की पर्ची पर लगाया। पर्ची गहरे भूरे रंग की थी और देखने में बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन गूहे जानता था कि पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट ने जो कुछ भी यहाँ रखा था, वह कोई मामूली बात नहीं थी। उसने बांस की पर्ची पर लगी रस्सी को धीरे से खोला और उसे खोल दिया। वहां मोटे रक्तलाल अक्षरों में एक तकनीक का नाम लिखा था, स्वर्गीय दानव कठपुतली। रक्तलाल अक्षरों को देखते हुए गूहे के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उत्सुकता से वह बांस की पर्ची को खोलना जारी रखता था, जिससे घनीभूत रूप से लिखे गए निर्देश सामने आते थे, जो एक रक्तपिपासु आभा उत्सर्जित करते थे। स्वर्गीय दानव कठपुतली कोई तकनीक या नियमित युद्ध कौशल नहीं है, बल्कि एक प्राचीन कठपुतली कला है। एक स्वर्गीय दानव कठपुतली बनाने के लिए किसी को 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक शरीर, एक आत्मा और एक दानव कोर। शरीर को बर्तन के रूप में, आत्मा को मार्गदर्शक के रूप में और दानव कोर को हृदय के रूप में उपयोग करें। विभिन्न सामग्रियों के साथ संयुक्त और आग से परिष्कृत कोई भी खुशी, दुख, दर्द या चोट से रहित एक शक्तिशाली कठपुतली बना सकता है, जो वध का एक अंतिम हथियार है। गूहे की आंखें रक्तलाल पाठ को ध्यान से स्कैन कर रही थीं, उनका उत्साह बढ़ रहा था। क्या स्वर्गीय दानव कठपुतली है? जैसे ही उनकी नज़र अंतिम चरित्र से हटी, गूहे ने गहरी सांस ली। इस तथाकथित स्वर्गीय दानव कठपुतली से मोहित हो गए। अगर वह ऐसी कठपुतली को परिष्कृत कर सकता है, तो उसके पास एक वफादार संरक्षक हो सकता है। बेशक गूहे के पास रक्षकों की कमी नहीं थी। 8वीं कक्षा के जादुई जानवर ब्लैक स्केल फ्रिगिड पायथन के साथ उसके पास पहले से ही सबसे अच्छी सुरक्षा थी। गूहे को अपने शिष्यों के लिए पूर्वज स्तर का संरक्षक बनाने का विचार और सिस्टम के 10 गुना मुआवजे के बाद बदले में उसे किस तरह का संरक्षक मिल सकता है, इस बारे में उत्सुकता थी। या शायद वह सीधे अपने शिष्यों को यह स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक दे सकता था और देख सकता था कि बदले में उसे किस तरह की अविश्वसनीय गुप्त तकनीक मिलेगी। ये सोचकर गूहे को प्रत्याशा की लहर महसूस हुई।
पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट के खजाने को लूटने के बाद गुहे ने मोयान घाटी को एक झटके में छोड़ दिया। अगला, ये ब्लैक सम्राट संप्रदाय के खजाने का समय है। अध्याय 226, लूट का माल इकट्ठा करना। 3 दिन बाद बीस्ट टैमिंग सेक्ट के खजाने में धीरे धीरे एक सफ़ेद रंग की आकृति उभरी। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। सफ़ेद रंग की यह आकृति गुहे थी जो विभिन्न शक्तिशाली संप्रदायों के खजानों पर छापा मार रहा था। चूंकि इन संप्रदायों के शक्तिशाली लोगों को मार दिया गया था और उनके खजानों पर कड़ी सुरक्षा थी, इसलिए कमज़ोर लोगों के लिए उन्हें ढूंढ पाना असंभव था। हालांकि गुहे को एक एक करके उन पर छापा मारने में कुछ समय लगा, लेकिन ये खजाने दूसरों द्वारा खोले नहीं गए। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब था कि सारी लूट गुहे के पास चली गई। बेशक ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कई छोटी और बड़ी ताकतों के साथ गुहे ने उनके प्रत्येक खजाने पर छापा मारने में समय बर्बाद नहीं किया। कई आत्माओं को खा जाने के बाद गुहे ने उनकी यादों से उनके खजानों की सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसे छोटी ताकतों के खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। इन 3 दिनों में उसने कुल 15 खजानों पर छापा मारा, जो सभी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में मजबूत ताकतों के थे, जिनमें से प्रत्येक की रक्षा कम से कम एक डुहुआन पावरहाउस द्वारा की जाती थी। बीस्ट टैमिंग सेक्ट का खजाना आखिरी था जिस पर उसने छापा मारा। गुहे ने अपने हाथ में एक बैंगनी जानवर का अंडा पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। बीस्ट टैमिंग सेक्ट के नेता की यादों से गुहे ने संप्रदाय की उत्पत्ति के बारे में जाना। बीस्ट टैमिंग सेक्ट की स्थापना केवल 50 साल पहले हुई थी। इसका पूर्व नेता मूल रूप से सेंट्रल प्लेन्स में बीस्ट कंट्रोलिंग सेक्ट नामक एक बल से था। बीस्ट टैमिंग सेक्ट का पूर्व नेता बीस्ट कंट्रोलिंग सेक्ट के सच्चे शिष्यों में से एक था। वह बीस्ट कंट्रोलिंग सेक्ट के खजाने के साथ ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भाग गया, अपनी पहचान छिपाई और वहां बीस्ट टैमिंग सेक्ट की स्थापना की। उसने जो खजाना चुराया था अब गुहे के हाथ में है। वह ये प्राचीन जानवर का अंडा था। जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय के नेता गुहे को याद है कि यह अंडा एक प्राचीन जानवर का था जिसकी उत्पत्ति असाधारण थी। जानवरों को नियंत्रित करने वाले संप्रदाय को इसे सेने का कोई तरीका नहीं मिला था और उन्होंने इसे संप्रदाय के खजाने के रूप में रखा था। जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय के खजाने पर छापा मारने का गुहे का मुख्य उद्देश्य ये प्राचीन जानवर का अंडा था। उसे अन्य वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बैंगनी जानवर के अंडे को देखकर गुहे भी हैरान था। अगर अंडे से जीवन के हल्के संकेत नहीं दिखते तो वह लगभग सोचता कि यह मर चुका है। किस तरह के जानवर के अंडे में इतने लंबे समय के बाद भी जीवन है? इस अंडे के 1000 साल के अस्तित्व के बारे में सोचते हुए गुहे और अधिक उत्सुक हो गया और उसे लगा कि यह वास्तव में असाधारण है। जो भी हो, मैं इसे बाद में अपने शिष्यों को दे दूंगा और हम पता लगा लेंगे। अपना सिर हिलाते हुए गुहे आगे सोचना नहीं चाहता था। उसने बैंगनी जानवर के अंडे को अपने सिस्टम स्पेस में संग्रहित किया। फिर एक फ्लैश के साथ वह जानवर वश में करने वाले संप्रदाय से गायब हो गया। अपनी आत्मा शक्ति को मुक्त करते हुए गुहे ने स्पष्ट रूप से ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जीवन की विरलता को महसूस किया। जानवर वश में करने वाले संप्रदाय में एक भी जीवित व्यक्ति नहीं था और हवा खून की गंध से भरी हुई थी। ये सोल हॉल के लोग निर्दयी हैं। इन दिनों गुहे ने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रमुख ताकतों के सोल हॉल के नरसंहार के बारे में भी जाना। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र महाद्वीप का कैंसर था जिसमें शायद ही कोई अच्छे लोग रहते हों। अब उसके कार्य, जो ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के पूर्ण विनाश की ओर ले जा रहे थे, एक अच्छे काम के रूप में देखे जा सकते थे। कुछ क्षण बाद गुहे एक सुनसान घाटी में पहुंच गया जो उसका अस्थायी निवास था। घाटी में प्रवेश करने पर उसने अपने हाल ही में प्राप्त लाभों को व्यवस्थित करना शुरू करने के लिए अपने सिस्टम स्पेस में प्रवेश किया। इस बार गुहे ने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में लगभग सभी प्रमुख सेनाओं पर छापा मारा था। उसके पास जमा हुए खजाने असंख्य थे जो पहाड़ों की तरह ढेर हो गए थे। उसके सिस्टम स्पेस में गुहे ने पहले से ही विभिन्न खजाने छांटे हुए थे। खजानों के छोटे छोटे पहाड़ों को देखकर गुहे की आंखें उत्साह से चमक उठीं। इस बार उसे वाकई जैकपॉट मिल गया। फिर गुहे ने ध्यान केंद्रित किया और अपने सिस्टम स्पेस में इन खजानों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। अगले 3 दिनों के बाद गुहे आखिरकार अपने सिस्टम स्पेस में जमा हुए खजानों की भारी मात्रा को व्यवस्थित करने में कामयाब हो गया। हान फैंग और अन्य पर अपने पिछले छापे से खजानों को शामिल करते हुए गुहे ने सभी खजानों की एक सूची तैयार की। उनमें से 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवाओं के 100 प्रकार, 6ठी श्रेणी की आध्यात्मिक दवाओं के 1000 से ज्यादा प्रकार, 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवाओं के 3000 से ज्यादा प्रकार। 5वीं श्रेणी से नीचे की दवाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिनना मुश्किल था और गुहे ने उन्हें बस एक तरफ रख दिया। मैजिक कोर के बारे में, 7वीं श्रेणी के मैजिक कोर के 30 टुकड़े, 6ठी श्रेणी के मैजिक कोर के 300 टुकड़े, 5वीं श्रेणी के मैजिक कोर के लगभग 2000 टुकड़े। मैजिक कोर हथियार, 7वीं श्रेणी के मैजिक कोर हथियारों के 10 टुकड़े,
छठी श्रेणी के मैजिक कोर हथियारों के 40 टुकड़े। 5वीं श्रेणी के सैकड़ों मैजिक कोर हथियार। खेती के मैनुअल और स्क्रॉल। पृथ्वी ग्रेड तकनीक और मार्शल आर्ट के 8 स्क्रॉल। उच्च ग्रेड जुबान स्तर की तकनीक और मार्शल आर्ट के दर्जनों। गोलियां। 7वीं श्रेणी की गोलियों के 5 टुकड़े। छठी श्रेणी की गोलियों के 30 टुकड़े। 5वीं श्रेणी की सैकड़ों गोलियां। अपने हाथ में खजानों की सूची को देखते हुए गुहे बेहद उत्साहित था, लगभग खुशी से नाचना चाहता था। खजानों की सूची में कई वर्षों में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में सभी प्रमुख बलों के संचय को समाहित किया गया था। गुहे के पास अब जो खजाने थे उनकी तुलना सेंट्रल प्लेन्स की कुछ प्रथम श्रेणी की ताकतें भी नहीं कर सकती थीं। यदि गुहे एक प्रमुख संप्रदाय की स्थापना करना चाहता था तो उसके पास निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए संसाधन थे। शाही राजधानी में वापस मैं हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि अपने शिष्यों को कौन से खजाने प्रदान करूं। अब मैंने खजाने के मामले में आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, बस कुछ उत्कृष्ट शिष्यों की कमी है। ये सोचते हुए गुहे की नज़र जियानान अकादमी की दिशा की ओर मुड़ गई। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। जियानान अकादमी प्रतिभाओं से भरी हुई थी और इसके आंतरिक न्यायालय की ब्लैक लिस्ट विशेष रूप से मूल्यवान थी। जियानान अकादमी से उत्कृष्ट शिष्यों की भर्ती करना एक बढ़िया विचार था। बेशक गुहे की वर्तमान ताकत के साथ यदि उसके शिष्य बहुत कमजोर होते तो वे बहुत उपयोगी नहीं होते। कम से कम वे साधना के मामले में उसकी बहुत मदद नहीं कर पाते। आखिरकार 9 सितारा पूर्वज के शिखर पर उसकी वर्तमान ताकत के साथ डूस्पिरिट क्षेत्र के शिष्य शायद उसकी शक्ति के संचरण का सामना नहीं कर सकते थे। गुहे ने एक पल के लिए सोचा और जियानान अकादमी में शायद केवल जियान ही शिष्यत्व के लिए उसके मानदंडों को पूरा करती थी। ताइजू प्राचीन ड्रैगन कबीले से उसके शीर्ष स्तरीय जादुई जानवर के शरीर को देखते हुए वह कुछ समय के लिए उसके अधीन रहने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ताइजू प्राचीन ड्रैगन कबीले में पैदा हुए जियान को एक शिष्य के रूप में लिया जाता है और बाद में नए ड्रैगन सम्राट बनने में सहायता की जाती है तो उसे भी कई लाभ मिलेंगे। जादुई जानवर के शरीर के बारे में सोचते हुए मेडुसा, सांप महिला रानी, गुहे के दिमाग में कौंध गई। मेडुसा के शरीर में रंगीन आकाश निगलने वाले अजगर रक्तरेखा के साथ उसकी पूर्वज शक्ति के साथ वह शायद उसके अधीन बहुत कुछ झेल सकती थी। हालांकि मेडुसा के साथ उसके रिश्ते ने उसे शिष्य के रूप में लेने के विचार को एक काल्पनिक सपने जैसा बना दिया, जब तक कि उसने अपनी पहचान नहीं बदली। एक पल के लिए गुहे के दिमाग में कई विचार कौंध गए। अध्याय 227 बोधि परिवर्तन लार। आत्मा विभाजन तकनीक। यिन यांग जुबान ड्रैगन गोली। गुहे ने रानी मेडुसा से जबरन स्वर्गीय ज्वाला छीन ली थी और 4 बुजुर्गों को घायल कर दिया था। अगर ताकत में भारी असमानता न होती तो उसके और रानी मेडुसा के बीच का रिश्ता लंबे समय तक जीवन और मृत्यु के दुश्मनों जैसा होता। गुहे को लगभग यकीन था कि एक बार रानी मेडुसा की ताकत बढ़ जाने पर वह निश्चित रूप से बदला लेगी। उनके बीच की दुश्मनी को देखते हुए गुहे के लिए मेडुसा को शिष्य के रूप में लेना लगभग असंभव था। हालांकि इसने गुहे को नहीं रोका। जब समय आया तो उसे केवल अपनी पहचान बदलने की जरूरत थी और सही समय पर वह संभावित रूप से मेडुसा को धोखा दे सकता था और उसे अपना शिष्य बना सकता था। लेकिन अभी इस बारे में सोचना जल्दबाजी होगी। पूर्वज क्षेत्र के शिष्य को लेने के लिए उसे कम से कम अपनी ताकत को आदरणीय क्षेत्र तक बढ़ाने की जरूरत होगी। अपना सिर हिलाते हुए गुहे ने अस्थायी रूप से इन विचारों को अलग रखा और अपने सामने मौजूद खजानों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। फिर गुहे ने खजानों के ढेर से एक जेड बॉक्स उठाया। जेड बॉक्स को खोलते ही अंदर पन्ना रंग के तरल पदार्थ का एक समूह था जो एक जीवित चीज की तरह लगातार हिल रहा था। अपने हाथ में पन्ना तरल को देखते हुए गुहे के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। इस समय उसका सिस्टम स्पेस दुर्लभ और कीमती वस्तुओं से भरा हुआ था। अपने वर्तमान दृष्टिकोण के साथ साधारण खजाने अब उसके लिए रुचिकर नहीं थे, लेकिन जेड बॉक्स में इस आइटम ने गुहे का ध्यान आकर्षित किया। अगर गुहे अपने सामने मौजूद खजानों को रेट करते तो ये पन्ना रंग का तरल नौरन प्राप्त करता। इस असाधारण तरल पदार्थ को बोधि परिवर्तन लार के रूप में जाना जाता था, जो एक शीर्ष स्तरीय 7वीं कक्षा की आध्यात्मिक वस्तु थी। कई लोगों की नज़र में यह 8वीं कक्षा की आध्यात्मिक वस्तु के बराबर थी। डुक्यूई महाद्वीप पर बोधि वृक्ष के नाम से जाने जाने वाले एक रहस्यमय प्राचीन वृक्ष के बारे में एक किंवदंती थी। वर्षों से धरती में गहराई से जड़े हुए ये वृक्ष धीरे धीरे जादुई गुणों वाले एक मोटे हृदय के आकार के पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे अक्सर बोधि हृदय कहा जाता है। हालांकि बोधि वृक्ष को बोधि हृदय बनाने में आमतौर पर 1000 साल से ज्यादा समय लगता है। बोधि परिवर्तन लार बोधि हृदय की सतह से स्रावित एक जादुई पदार्थ था। यदि इसका सेवन किया जाए तो बोधि परिवर्तन लार का पुनर्जन्म और व्यक्ति के संविधान में सुधार करने का प्रभाव होता है, जो इसे काफी चमत्कारी बनाता है। जहां तक बोधि हृदय की बात है, इसे वास्तव में दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा पोषित एक स्वर्गीय और सांसारिक आत्मा माना जा सकता है।
यदि इसका सेवन किया जाए तो ये धीरे धीरे व्यक्ति के हृदय की जगह ले लेता है। भले ही हृदय पर घातक हमला हुआ हो, फिर भी यह जीवन को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा बोधि हृदय द्वारा प्रदान की गई शक्ति मूल हृदय से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आत्मा को लगातार पोषित कर सकता है, जिससे ये धीरे धीरे मजबूत होती जाती है, जो कि कीमियागरों के लिए एक अनूठा प्रलोभन है। ऐसा कहा जाता था कि कुछ बोधि परिवर्तन लार प्राप्त करने से बोधि हृदय के बारे में जानकारी मिल सकती है। यही कारण है कि बोधि परिवर्तन लार की तुलना 8वीं कक्षा की आध्यात्मिक वस्तु से की जा सकती है। बोधि हृदय। बोधि परिवर्तन लार को देखते हुए गुहे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, ये सोचते हुए कि क्या इसे अपने शिष्यों को देने से अंततः बोधि हृदय प्राप्त होगा। इस बारे में सोचते हुए गुहे कुछ हद तक आशान्वित हो गए। बोधि हृदय एक पौराणिक 9वीं कक्षा की आध्यात्मिक वस्तु थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह 9 सितारा डूजोन के शिखर पर किसी व्यक्ति को सीधे डूसंत क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। डूसंत अविश्वसनीय रूप से दूर और पूजनीय थे। ऐसा कहा जाता था कि इस स्तर का प्राणी मात्र एक इशारे से पहाड़ों को ढहा सकता है और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकता है। ऐसे प्राणी की शक्ति सामान्य शक्तिशाली लोगों की कल्पना से परे थी। बोधि परिवर्तन लार को पकड़े हुए गुहे के विचार भटक गए। ये बोधि परिवर्तन लार ब्लैक सम्राट संप्रदाय के खजाने की तिजोरी से प्राप्त की गई थी। ब्लैक एम्परर संप्रदाय पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में सबसे बड़ा नीलामी घर चलाता था और स्वाभाविक रूप से इसका खजाना खजानों से भरपूर था। बोधि परिवर्तन लार ब्लैक एम्परर संप्रदाय के खजाने में सबसे बेहतरीन आध्यात्मिक वस्तुओं में से एक थी। बोधि परिवर्तन लार को अलग रखने के बाद गुहे ने पास के स्क्रॉल के ढेर से एक काला स्क्रॉल उठाया। इसे खोलने पर 3 भयावह काले अक्षर प्रकट हुए, आत्मा विभाजन तकनीक। स्क्रॉल की सामग्री को देखते हुए गुहे की नज़र थोड़ी तेज हो गई। यह एक गुप्त आत्मा तकनीक थी। यह आत्मा विभाजन तकनीक ईगल माउंटेन के एक बूढ़े व्यक्ति, एक 4 सितारा डू पूर्वज के नाजी एक प्रकार की भंडारण अंगूठी में पाई गई थी। एक संप्रदाय के बिना एक अकेला साधक होने के नाते बूढ़े व्यक्ति ने अपने सभी खजाने को अपने नाजी में रखा, जिससे गुहे को बहुत मेहनत से बचना पड़ा। वास्तव में ईगल माउंटेन के बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को खाकर गुहे ने पहले ही आत्मा विभाजन तकनीक की सामग्री सीख ली थी। मूल रूप से बूढ़े व्यक्ति ने आत्मा नियंत्रण सम्मेलन में भाग लेने के लिए आत्मा क्लोन बनाने के लिए आत्मा विभाजन तकनीक का उपयोग किया। यदि गुहे की शक्तिशाली आत्मा शक्ति नहीं होती तो यह पता लगाना मुश्किल होता कि उसका असली शरीर ब्लैक एम्परर पवेलियन के पास था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आत्मा विभाजन तकनीक में आत्मा अवतार बनाने के लिए किसी की आत्मा शक्ति के एक हिस्से को विभाजित करना शामिल है। इस आत्मा अवतार की ताकत मूल शरीर की आत्मा शक्ति पर निर्भर करती है। मूल आत्मा शक्ति जितनी मजबूत होगी, उतना ही शक्तिशाली आत्मा अवतार बनेगा। इसके अलावा आत्मा अवतार और मूल शरीर एक ही रूप और आभा साझा करते हैं, जिससे अंतर करना मुश्किल हो जाता है जब तक कि किसी की आत्मा शक्ति मूल से अधिक मजबूत न हो। हालांकि आत्मा विभाजन तकनीक अपनी सीमाओं के बिना नहीं है। तकनीक का उपयोग करते समय एक समय में केवल एक आत्मा अवतार बनाया जा सकता है और मूल शरीर और आत्मा अवतार के बीच की दूरी आत्मा बल की धारणा की सीमा से अधिक नहीं हो सकती। ईगल माउंटेन के बूढ़े व्यक्ति को इस सीमा के कारण गुहे ने पकड़ लिया था। अपने सामने आत्मा विभाजन तकनीक को देखते हुए गुहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इस छापे ने कई गुप्त तकनीकों और तरीकों को जन्म दिया था, लेकिन जिस चीज़ ने गुहे को सबसे ज्यादा प्रसन्न किया वह थी स्वर्गीय राक्षस कठपुतली तकनीक। इसके बाद यह आत्मा विभाजन तकनीक थी। बेशक गुहे का ध्यान आकर्षित करने वाली चीजें इन्हीं तक सीमित नहीं थीं। दानव ब्लेड संप्रदाय के रूप में जानी जाने वाली एक ताकत के नेता से गुहे ने 7वीं श्रेणी की गोली यिन यांग जुवान ड्रैगन गोली प्राप्त की। इस गोली का सेवन गंभीर रूप से घायल होने या मौत के कगार पर होने पर टूटने और फिर से खड़े होने का मौका दे सकता है। तथाकथित रूप से आगे बढ़ना और नए सिरे से खड़ा होना का अर्थ है पिछली सीमाओं को तोड़ना, खुद को बदलना, चाहे वह शरीर हो, आत्मा हो या फिर डुक्युई, उच्च स्तर पर। अपनी याददाश्त से गुहे जानता था कि दानव ब्लेड संप्रदाय के नेता ने एक प्राचीन खंडहर से यह यिन यांग जुवान ड्रैगन गोली प्राप्त की थी। दानव ब्लेड संप्रदाय के निरंतर पतन के कारण नेता इस 7वीं श्रेणी की गोली को नीलाम करने की योजना बना रहा था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आत्मा नियंत्रण सम्मेलन में उसकी जान चली जाएगी। ये यिन यांग जुवान ड्रैगन गोली अब आसानी से गुहे के हाथों में आ गई। वास्तव में गुहे ने पहले ही एक यिन यांग जुवान ड्रैगन गोली खा ली थी। जब उसने शुरू में लियू लिंग को 4थी श्रेणी की गोली दी तो सिस्टम की वापसी ने गुहे को एक यिन यांग जुवान ड्रैगन गोली प्राप्त करने की अनुमति दी। केवल अंतर यह था कि उसने जो यिन यांग जुवान ड्रैगन गोली खाई थी वह सिस्टम का एक उत्पाद थी और वापसी को ट्रिगर नहीं कर सकती थी। लेकिन दानव ब्लेड संप्रदाय से यिन यांग जुवान ड्रैगन गोली उसके शिष्यों को दी जा सकती है, जिससे 1000 गुना लाभ मिलता है। गुहे को इस बात की थोड़ी उम्मीद थी कि इस यिन यांग जुवान ड्रैगन गोली को देने के बाद उसे किस स्तर की गोली मिलेगी।
9वीं श्रेणी की गोली, या शायद भगवान श्रेणी की गोली। अध्याय 228, आत्मा का अवतार। रक्षक युन का अभिवादन। कुछ क्षण बाद गूहे का मन उत्तेजित हुआ और उसकी चेतना सिस्टम स्पेस को छोड़कर अपने शरीर में वापस आ गई। हे लिन, अपनी आंखें खोलते हुए गूहे ने धीरे से शून्य में पुकारा। अगले ही क्षण शून्य में उतार चढ़ाव हुआ और घाटी में काले रंग का एक आदमी दिखाई दिया जो गूहे के सामने खड़ा था। ये ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन था। मास्टर, ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन एक अज्ञात जानवर के पिछले पैर को पकड़े हुए था, उसे बुरी तरह से फाड़ रहा था और काट रहा था, उसके मुंह से ताज़ा खून टपक रहा था। ये देखकर गूहे के मुंह के कोने पर एक ऐंठन बन गई। यह आदमी बस दिन रात खाता रहता है। मैं कुछ समय के लिए एकांत में जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, गूहे ने उदासीनता से निर्देश दिया, फिर अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। बेशक मास्टर, ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पाइथन ने उसकी जांघ को काट लिया और तुरंत सहमत हो गया। इस समय आत्मा विभाजन कला की साधना करने की विधि गूहे के दिमाग में कौंध गई। एल्डर यंगशान की आत्मा को भस्म करने के बाद गूहे ने स्वाभाविक रूप से आत्मा विभाजन कला के बारे में एल्डर की समझ को आत्मसात कर लिया। इस प्रकार गूहे ने आत्मा विभाजन कला का अभ्यास करना असाधारण रूप से आसान और कुशल पाया। ... तो गूहे घाटी में क्रॉस लेग बैठ गया और जल्दी ही 3 दिन बीत गए। इस दिन मूल रूप से ध्यान करने वाले गूहे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और आत्मा की शक्ति की एक शक्तिशाली लहर पूरी घाटी में गूंज उठी। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पाइथन, जो बहुत दूर नहीं था, ने इसे महसूस किया और अवचेतन रूप से गूहे की ओर देखा। मास्टर, अब क्या कर रहे हैं? गूहे जमीन पर बैठे थे और उनके ऊपर एक भ्रामक आकृति तैर रही थी, उनका आत्मा शरीर। आत्मा शरीर शून्य में मंडरा रहा था, धीरे धीरे अपनी दाहिनी हथेली को आगे की ओर बढ़ाते हुए। आत्मा शरीर से शुद्ध आत्मा शक्ति उमड़ी, दाहिनी हथेली में एकत्रित होकर एक आत्मा प्रकाश क्षेत्र का निर्माण किया। जैसे जैसे आत्मा शक्ति अंदर आती गई, आत्मा प्रकाश क्षेत्र बड़ा होता गया, अंततः आत्मा शरीर जितना लंबा हो गया। ये सब पूरा करने के बाद आत्मा शरीर ने धीरे धीरे अपनी हथेली वापस खींच ली और फिर भौतिक शरीर में वापस विलीन हो गया। आत्मा शरीर के साथ विलय के क्षण में गूहे की आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी और वह धीरे से चिल्लाया, आकार ले लो। अगले ही पल गूहे के शरीर के भीतर डुक्यूई उमड़ी और एक शक्तिशाली शक्ति बह निकली जो उसके सामने आत्मा प्रकाश क्षेत्र से टकराए। जैसे ही डुक्यूई अंदर आए, आत्मा प्रकाश क्षेत्र में परिवर्तन हुए, मुड़ने लगे और अंततः एक मानव आकार में संघनित हो गए। गूहे ने आत्मा प्रकाश क्षेत्र में डुक्यूई को डालना जारी रखा। थोड़ी देर के बाद मानव आकार के प्रकाश क्षेत्र के अंग और विशेषताएं धीरे धीरे स्पष्ट हो गईं। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन ने उत्सुकता से दृश्य को तब तक देखा जब तक कि मानव आकार के प्रकाश क्षेत्र की उपस्थिति स्पष्ट नहीं हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि यह बिल्कुल अपने स्वामी जैसा दिख रहा था। गूहे द्वारा लगातार डुक्यूई डालने के कारण मानव आकार का प्रकाश क्षेत्र धीरे धीरे अधिक ठोस हो गया, अब पहले जैसा पारदर्शी नहीं दिख रहा था। इसके अलावा जैसे जैसे शक्तिशाली डुक्यूई बहता रहा, मानव आकार के प्रकाश क्षेत्र से निकलने वाली आभा तीव्र होती गई, अब डू पूर्वज स्तर के शक्तिशाली केंद्र की उपस्थिति का उत्सर्जन कर रही थी। 2 मास्टर, मानव आकार के प्रकाश क्षेत्र की बढ़ती शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए और आगे के उत्थान की प्रवृत्ति को महसूस करते हुए ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन कुछ हद तक चकित था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, आधे घंटे बाद मानव आकार के प्रकाश क्षेत्र को अब गोला नहीं कहा जा सकता था। यह एक मांस और खून वाला व्यक्ति बन गया था जो एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन अपने सामने दूसरे मास्टर को देखता रहा जो 9 सितारा डू पूर्वज की चरम आभा को विकीर्ण कर रहा था, पूरी तरह से अचंभित था। गुरु ने वास्तव में एक दूसरा गुरु बनाया है, और इतना शक्तिशाली, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। हालांकि ये दूसरा गुरु इतना स्वादिष्ट क्यों लग रहा है? ये 9 सितारा डू पूर्वज शिखर का भोजन है, इसे खाने में अविश्वसनीय रूप से संतुष्टि मिलनी चाहिए। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन ने दूसरे गूहे को देखते हुए खुद से सोचा। इस समय गूहे ने आखिरकार डुक्यूई को डालना बंद कर दिया, एक गंदी हवा की सांस छोड़ी और फिर अपनी नज़र अपने सामने आत्मा अवतार पर घुमाई। उसके सामने जो व्यक्ति था वह खुद के समान था, वह आत्मा अवतार था जिसे गूहे ने आत्मा विभाजन कला के माध्यम से संघनित किया था। उसने अपने सामने आत्मा अवतार को देखा, काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था, जैसे कि उसकी चेतना 2 भागों में विभाजित हो गई थी जिसमें 2 दृष्टिकोण थे। फिर उसने आत्मा अवतार को नियंत्रित करने के लिए चेतना की एक स्ट्रैंड को प्रक्षेपित किया और उसकी स्थिति की जांच करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद गूहे को सब कुछ समझ में आ गया। आत्मा विभाजन कला द्वारा निर्मित आत्मा अवतार की शक्ति आत्मा बल की शक्ति से संबंधित है। जिस अवतार को गूहे ने अपने शक्तिशाली आत्मा क्षेत्र के साथ संघनित किया था, वह वास्तव में 9 सितारा डू पूर्वज की शक्ति तक पहुंच गया था, जो गूहे की अपनी शक्ति के लगभग बराबर था।
इसके अलावा यह आत्मा अवतार लगभग वह सब कुछ कर सकता था जो गुहे का शरीर जानता था, विशेष रूप से कई आत्मा गुप्त तकनीकें जिनमें गुहे ने महारत हासिल की थी। आखिरकार ये गुहे के आत्मा शरीर के एक हिस्से से संघनित था। बेशक आत्मा अवतार जीवन बद्ध ईश्वरीय ज्वाला को मुक्त नहीं कर सकता था। अगले ही पल गुहे ने आत्मा अवतार को नियंत्रित किया, इसे रक्षक यू के रूप में बदल दिया। बिल्कुल सही, चूंकि दफन आत्मा रिज के आत्मा हॉल में वर्तमान में एक नेता की कमी थी, इसलिए इस अवतार के लिए इसे संभालना सबसे उपयुक्त था। एक विचार के साथ आत्मा अवतार घाटी से गायब हो गया, उच्च श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय शारीरिक आंदोलन डू कौशल का उपयोग करते हुए 1 इंच के भीतर। बुरियल सोल रिज सोल हॉल उपशाखा। इस समय मुख्य हॉल में कई छायाएं थीं जो अनिश्चित दिख रही थीं। रक्षक कहाँ चला गया? वह हवा में क्यों गायब हो गया? क्या रक्षक को कुछ हो गया होगा? ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के नष्ट हो जाने के बाद रक्षक को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। रक्षक यून के गायब होने से आखिरकार सोल हॉल के अधिकारियों और कई पृथ्वी स्तर और मानव स्तर के रक्षकों के बीच संदेह पैदा हो गया था। अब जबकि आदरणीय मौजूद नहीं थे, रक्षक यून इस उपशाखा के प्रमुख थे। इतने लंबे समय तक प्रमुख की अनुपस्थिति के कारण सोल हॉल के इन लोगों को संदेह होने लगा। आप इस रक्षक से क्या चाहते हैं? तभी अचानक शून्य में एक ठंडी आवाज गूंजी, उसके बाद मुख्य हॉल में कहीं से भी काली धुंध का एक समूह दिखाई दिया। इसके साथ ही एक शक्तिशाली दमनकारी शक्ति हॉल पर उतरी जो अत्यंत भयावह थी। काली धुंध के अचानक प्रकट होने और शून्य से आ रहे भयानक दबाव को देखकर सोल हॉल के सदस्य चौंक गए, फिर जल्दी से समझ गए कि क्या हो रहा है। रक्षक वापस आ गया है। काली धुंध से एक आकृति बाहर निकली, वास्तव में लंबे समय से लापता रक्षक यून। नमस्कार रक्षक। आकृति का चेहरा देखकर सोल हॉल के मजबूत सदस्यों ने तुरंत सिर झुका लिया। रक्षक यून ने उनकी ओर ठंडी नज़र से देखा और कहा, आपको ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के मामलों में खुद को चिंतित करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। ये सुनकर सोल हॉल के सदस्य चौंक गए और जल्दी से एक स्वर में जवाब दिया, हम रक्षक के आदेशों का पालन करेंगे। रक्षक यून ने उन्हें एक ठंडी नज़र से देखा, उसके पीछे काली धुंध हिल गई और फिर वह मुख्य हॉल से गायब हो गया। सोल हॉल के मजबूत सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और फिर हॉल से बाहर चले गए। अध्याय 229 रक्षक वू की आत्मा की मृत्यु। दिव्य दानव कठपुतली को परिष्कृत करना। इस तरह मेरे पास आत्मा हॉल की इस शाखा पर पूरा नियंत्रण है। घाटी में गुहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। आत्मा हॉल में जो कुछ भी हुआ था वह उसके आत्मा अवतार के माध्यम से देखा गया था। आत्मा विभाजन कला द्वारा निर्मित आत्मा अवतार मुख्य शरीर से बहुत दूर नहीं हो सकता था। हालांकि ये दूरी मुख्य शरीर की आत्मा की ताकत से बहुत संबंधित है। गुहे के वर्तमान आत्मा क्षेत्र के साथ भले ही वह कनान संस्थान के भीतर गहरे थे, वह हमेशा देख सकते थे कि उनके आत्मा अवतार के साथ क्या हो रहा था। आत्मा क्षेत्र में अपनी आत्मा शक्ति को तोड़ने का ये बड़ा फायदा है। आत्मा हॉल के पावर हाउस के अपने आत्मा अवतार के प्रति रवैये के बारे में सोचते हुए गुहे के मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। अपनी ताकत के साथ सोल हॉल के वे शक्तिशाली लोग उसके आत्मा अवतार की वास्तविकता को नहीं समझ पाए। गुहे की एकमात्र चिंता सोल हॉल के आदरणीय की अचानक वापसी थी। डूजून क्षेत्र की ताकत के साथ उसके आत्मा अवतार की वास्तविकता को देखना संभव है। गुहे को केवल यह उम्मीद थी कि सोल हॉल के आदरणीय बाद में वापस आएंगे, जिससे उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। शायद जब तक आदरणीय वापस लौटेंगे तब तक उनकी अपनी ताकत में जबरदस्त बदलाव आ चुके होंगे। भले ही आदरणीय को कुछ पता चल जाए, गुहे उसे दबा सकते हैं और उसकी जगह ले सकते हैं। ये सोचते हुए गुहे के दिमाग में एक विचार आया। शायद वह सोल फ्यूजन आर्ट की विचित्रता के साथ धीरे धीरे सोल हॉल में घुसपैठ कर सकता है और धीरे धीरे सोल हॉल में एक उच्च पद पर पहुंच सकता है। तब तक सोल हॉल की हर हरकत उसके नियंत्रण में होगी। बेशक यह विचार बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत के साथ ये हासिल करना स्पष्ट रूप से असंभव है। प्राथमिकता अभी भी अपनी ताकत बढ़ाने की है। अगला, रक्षक यू की लाश का आखिरी बार उपयोग करने का समय आ गया है। अचानक गुहे ने पृथ्वी दानव बूढ़े आदमी के खजाने में प्राप्त दिव्य दानव कठपुतली के बारे में सोचा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। एक विचार के साथ रक्षक यू की लाश तुरंत बाहर आ गई। इस समय रक्षक यू का शरीर अभी भी बर्फ की मोटी परत में लिपटा हुआ जमी हुई अवस्था में था। फिर गुहे ने अपनी सार दिव्य लौ को सक्रिय किया और अगले ही पल एक बैंगनी लौ निकली। गुहे ने अपनी उंगली हिलाई और बैंगनी लौ रक्षक यू की लाश की ओर बढ़ी, उसे पूरी तरह से ढंक दिया। जीवन बद्ध ईश्वरीय लौ की तेज गर्मी के तहत रक्षक यू के शरीर को ढंकने वाली मोटी बर्फ की परत जल्दी से पिघल गई। जैसे ही बर्फ की परत पिघली, आखिरी बचाव खत्म हो गया और रक्षक यून के शरीर पर मौजूद लबादा राख में बदल गया और गायब हो गया। रक्षक यून की लाश को बैंगनी रंग की लौ में लिपटा हुआ देखकर गुहे का चेहरा भावहीन था।
जैसे ही जीवन बद्ध ईश्वरीय लौ जली, रक्षक यून का शरीर उग्र लाल रंग में बदल गया। इस निरंतर भूनने के साथ लाश से काली क्यूई की हल्की धारें निकलीं, जो जीवन बद्ध ईश्वरीय लौ द्वारा भस्म हो गईं। ये काली क्यूई एक प्रकार की लाश क्यूई है, जिसमें मालिक के जीवन से सूक्ष्म इरादे शामिल हैं। यदि यह क्यूई पूरी तरह से निष्कासित नहीं होती है, तो अन्य आत्माओं के लिए शरीर के साथ पूरी तरह से विलय करना मुश्किल होता है। हालांकि आकाशीय दानव कठपुतली के शोधन के लिए शरीर, जादूकोर और आत्मा को पूरी तरह से विलय करना चाहिए, इसलिए इस लाश क्यूई को निष्कासित किया जाना चाहिए। लौ के तापमान को गूहे द्वारा बहुत सटीक रूप से नियंत्रित किया गया था, जो शव के शरीर में बची हुई क्यूई को बिना जलाए बाहर निकालने में सक्षम था। केवल शरीर को परिष्कृत करने में ही गूहे को शव की क्यूई को पूरी तरह से बाहर निकालने में पूरे 3 घंटे लग गए। जब शव की क्यूई का आखिरी कण शरीर से बाहर निकल गया तो गूहे ने राहत की सांस ली, फिर अपनी उंगली हिलाई, जिससे हवा के 2 झोंके निकले जो शव की छाती और माथे को छेदते हुए मुट्ठी के आकार के छेद बना रहे थे। छिद्रों से कोई रक्त नहीं बह रहा था, क्योंकि शव की क्यूई को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में बचा हुआ रक्त पहले ही वाष्पित हो चुका था, और इसी तरह ये भी आकाशीय दानव कठपुतली के शोधन में एक छोटा कदम था। इस समय रक्षकियों का शरीर कई आकारों में सिकुड़ गया था। उसकी त्वचा ठंडी, धूसर सफेद रंग की थी, जो सूखी हुई मांसपेशियों से कसकर चिपकी हुई थी, और उसके हाथ असाधारण रूप से पतले हो गए थे, जैसे तीखे खंजर। बांस की पर्ची में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए गूहे ने शरीर को थोड़ा परिष्कृत किया, फिर अपना हाथ बढ़ाया और एक ज्वलंत लाल 7वीं श्रेणी का जादूकोर बाहर निकला, जो अंततः शव की छाती में छोटे छेद में जाकर बैठ गया, जिससे ये चरण पूरे हो गए। इन चरणों को पूरा करने के बाद गूहे का मन जाग उठा और उसने आत्मा महल से रक्षक वू की आत्मा युक्त आत्मा गोला निकाला। अब जब उसके पास बरियल सोलविच सोल हॉल शाखा पर नियंत्रण था, भले ही सोल हॉल पावरहाउस ने पाया कि प्रोटेक्टर वू की आत्मा की छाप गायब हो गई थी, उसकी स्वीकृति के बिना सोल हॉल से कोई भी वू की मौत के कारण की जांच नहीं करेगा। इसलिए प्रोटेक्टर वू की आत्मा को रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये दिव्य दानव कठपुतली को परिष्कृत करने के लिए एकदम सही था। गूहे ने अपनी उंगली हिलाई और आत्मा की शक्ति की एक लहर ने सीधे आत्मा के गोले को चकनाचूर कर दिया। प्रोटेक्टर वू की आत्मा एक पल में टूटे हुए गोले से बाहर निकल आई। बाहर निकलने पर प्रोटेक्टर वू को अपनी स्थिति का एहसास हुआ और वह भागने की कोशिश करते हुए एक काली धुंध में बदल गया। हालांकि बैंगनी लपटों के एक जाल ने तुरंत उसे घेर लिया। गूहे, मुझे जाने देने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? बैंगनी लौ के जाल में फंसे प्रोटेक्टर वू ने गूहे को भयंकर रूप से देखा। उसकी आवाज़ जहरीले गुस्से से भरी हुई थी। प्रोटेक्टर वू, चिंता मत करो, तुम्हारा अंत निकट है, गूहे ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपना हाथ कस लिया और बैंगनी लौ का जाल धमाके के साथ गायब हो गया, जिससे एक काली आत्मा का शरीर प्रकट हुआ। जैसे ही आत्मा का शरीर दिखाई दिया, उसने घाटी के बाहरी हिस्से की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तैयार गूहे ने उसे तुरंत पकड़ लिया। रक्षक वू की हताश संघर्षरत आत्मा को ठंडे नज़र से देखते हुए गूहे के हाथ से बैंगनी लपटें फूट पड़ीं, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। घाटी में भयानक चीखें और शाप भर गए। गूहे, तुम अच्छी तरह से नहीं मरोगे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, आत्मा हॉल तुम्हें जाने नहीं देगा। गूहे, मुझे तुम्हें पहले न मारने का पछतावा है। शापों को अनदेखा करते हुए गूहे ने आग की लपटों को और तेज करना जारी रखा। उच्च तापमान के साथ रक्षक वू की आत्मा, जो इतने लंबे समय से बंद थी, एक फीकी आवाज में विलीन हो गई। उसकी चेतना एक पल में वाष्पित हो गई। रक्षक वू की चेतना को परिष्कृत करने के बाद गूहे ने अपने हाथ में काली धुंध को देखा, फिर उसे धीरे से उछाला। धुंध एक काले ड्रैगन में बदल गई और तेजी से रक्षक यून की लाश के माथे के छेद में घुस गई। जैसे ही चेतना से रहित आत्मा अंदर गई, रक्षक यून की बंद आंखें अचानक खुल गईं, जिससे काली पुतलियां दिखाई देने लगीं। ये दृश्य देखकर गूहे को आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी उंगलियां तेजी से हिलीं और एक अजीबोगरीब चमक वाली विभिन्न धातु की वस्तुएं उसके भंडारण की अंगूठी से उड़कर अंततः उसके सामने मंडरा रही थीं। तैरती हुई धातुओं का निरीक्षण करने के बाद गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपना हाथ कस लिया और उसकी हथेली से खंभे की तरह बैंगनी लपटें उठीं, धातुओं को अपनी ओर खींच रही थीं। आग की लपटों में जीवन बद्ध ईश्वरीय ज्वाला के भयानक उच्च तापमान के तहत अजीबोगरीब धातुएं धीरे धीरे पिघलने लगीं, हालांकि वे पूरी तरह से तरलीकृत नहीं थीं। गूहे ने अपना ध्यान विभाजित किया। एक तरफ शरीर को एक स्थिर तापमान पर परिष्कृत करने के लिए लपटों को नियंत्रित किया और दूसरी तरफ उच्च तापमान पर अजीबोगरीब धातुओं को पिघलाया। विभिन्न तापमानों के लिए उच्च ज्वाला नियंत्रण कौशल की आवश्यकता थी, लेकिन सौभाग्य से 2 श्रेणी के कीमियागर हान फैंग और क्यूई शान की आत्माओं को अवशोषित करने के बाद गूहे को अभिभूत महसूस नहीं हुआ। दोहरी शोधन प्रक्रिया में काफी समय की आवश्यकता थी, विशेष रूप से शरीर की तड़के, जिसे डाली गई आत्मा और जादुई कोर के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए एक निश्चित डिग्री तक पहुंचना था। ये जानते हुए कि यह जल्दबाजी करने वाला काम नहीं था, गूहे चुपचाप बैठे रहे, एकीकरण के सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे।
5 दिनों के बाद अजीबोगरीब धातुएं पूरी तरह से एक गहरे सुनहरे तरल में परिष्कृत हो गई थीं, जो लपटों में धीरे धीरे घूम रही थीं और एक अजीब चमक बिखेर रही थीं। धातु शोधन पूरा हो चुका था, लेकिन शरीर, आत्मा और जादुई कोर का सही एकीकरण अभी भी हासिल किया जाना बाकी था। हालांकि गूहे धैर्यवान था, उसे पता था कि जल्दबाजी के कारण वह पूर्णता के क्षणभंगुर क्षण को चूक सकता है। यह न केवल शरीर को बर्बाद कर देगा बल्कि जादुई कोर और आत्मा को भी बेकार कर देगा, जो दिव्य दानव कठपुतली को परिष्कृत करने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। अपने शांत को बनाए रखते हुए गूहे ने 3 दिन और इंतजार किया। तीसरे दिन एक निश्चित क्षण पर गूहे, जो गतिहीन बैठा था, अचानक कांप उठा और उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं, जिससे एक निर्विवाद उत्साह प्रकट हुआ। उसने आखिरकार शोधन प्रक्रिया में सही क्षण को कैद कर लिया था। घाटी में गूहे की आंखें खुशी से चमक रही थीं, तेजी से एक अजीब हाथ की मुहर बना रही थीं, एक अजीब मंत्र का उच्चारण कर रही थीं। उसके आदेश का पालन करते हुए रक्षक यून की लाश कांप उठी। अंदर की आत्मा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से चकनाचूर हो गई हो, अनगिनत छोटे छोटे बिंदुओं में बिखर गई, पूरे शरीर में बिखर गई। साथ ही छाती में मौजूद जादुई कोर से एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज निकली। इससे हिंसक ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा, जो शरीर के मेरिडियन से एक धार की तरह बह रहा था। जैसे जैसे आत्मा और जादुई कोर इस परिवर्तन से गुजरे, लाश का भूरा सफेद रंग गहरा होता गया। शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया और उसमें से एक विशाल, भावहीन आभा निकली, जो 8 सितारा डू पूर्वज की आभा से मेल खाती थी। इस शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए गूहे की आंखें चमक उठीं, उनके दिल में उत्तेजना को दबा दिया। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उनके सामने गहरे सुनहरे रंग का तरल धीरे धीरे ठंडी लाश पर डाला गया। इस उच्च तापमान वाले धातु के तरल ने शरीर को छुआ, जिससे सफ़ेद वाष्प और एक हल्की धुएं जैसी गंध निकली। हालांकि पहले से ही शोधन द्वारा मजबूत की गई त्वचा में कोई क्षति के लक्षण नहीं दिखे। आत्मा की शक्ति कठपुतली के शरीर पर छा गई और हर अंग पर गहरे सुनहरे रंग का तरल पदार्थ लग गया। उच्च तापमान के संपर्क से एक ठंडी फुफकारने वाली आवाज़ पैदा हुई। जब तरल पदार्थ ने पूरे शरीर को ढक लिया, तो भूरे सफ़ेद रंग की जगह गहरे सुनहरे रंग ने ले ली, जिससे असाधारण ठोसपन का एहसास हुआ। अब तरल पदार्थ में लिपटी कठपुतली को देखते हुए गूहे ने धीरे से सांस छोड़ी। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ बैंगनी लपटें कठपुतली को घेर लेती हैं, भयानक गर्मी धीरे धीरे फैलती जाती है। जैसे जैसे उच्च तापमान भूनता रहा, गहरे सुनहरे रंग का तरल पदार्थ धीरे धीरे कठपुतली की त्वचा में समाता गया। जैसे जैसे घुसपैठ तेज होती गई, कठपुतली का रंग धीरे धीरे गहरे नीले रंग में बदल गया, जो तांबे के ब्लॉक जैसा था। कठपुतली के रंग को काले रंग में बदलते हुए देखकर गूहे ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और सवाल किया, सिर्फ तांबे का रंग? बांस की पर्ची के अनुसार दिव्य दानव कठपुतलियों को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है: स्वर्गीय, सांसारिक और मानव, जो उनकी त्वचा के रंग से अलग होते हैं। स्वर्गीय के लिए सोना, सांसारिक के लिए चांदी और मानव के लिए तांबा। कठपुतली का रंग ये दर्शाता था कि यह सबसे निम्न श्रेणी की थी, जिसने कुछ हद तक गूहे को निराश किया। अपनी निराशा के बावजूद गूहे ने लौ की तीव्र गर्मी को नहीं रोका, धीरे धीरे गहरे सोने के तरल को कठपुतली की त्वचा और सूखी मांसपेशियों में मिला दिया। दिव्य दानव कठपुतली को परिष्कृत करने की विधि में शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए इन धातु सामग्री का उपयोग करना शामिल था। इस तरह के उपचार से एक जीवित व्यक्ति फट जाएगा, लेकिन दर्द और चेतना से रहित कठपुतली इस अत्यधिक पीड़ा को सहन कर सकती है। यदि सफल रहा, तो कठपुतली युद्ध तकनीक के ज्ञान की कमी के बावजूद एक आदर्श हत्या मशीन बन जाएगी। जैसे जैसे गहरे सोने का तरल धीरे धीरे कठपुतली द्वारा अवशोषित किया गया, उसकी हल्की नीली त्वचा पर हल्की चांदी की चमक दिखाई देने लगी। इसके साथ ही कठपुतली की आभा बढ़ गई, जो 9 सितारा डू पूर्वज के स्तर तक पहुंच गई। गूहे ने ध्यान से देखा और अधिक से अधिक चांदी की चमक दिखाई देने लगी और कठपुतली के शरीर का गहरा नीला रंग फीका पड़ने लगा। चांदी की रोशनी के प्रकट होने के साथ कठपुतली से निकलने वाली आभा धीरे धीरे बढ़ती गई और अंततः 9 सितारा डू पूर्वज क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। इस परिवर्तन में केवल 10 सेकंड लगे, जिसके बाद गहरे नीले रंग की कठपुतली चांदी की रोशनी से चमकने लगी। हालांकि थोड़ी सी नीली रोशनी बची हुई थी, लेकिन यह व्यापक चांदी की चमक की तुलना में लगभग नगण्य थी। जब चांदी की रोशनी अपने चरम पर पहुंची, तो वह रुक गई और ऊपर की ओर बढ़ती आभा भी रुक गई। चांदी की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई, मानो सारी रोशनी कठपुतली के शरीर में समा गई हो। हालांकि चांदी की रोशनी फीकी पड़ गई, लेकिन गूहे महसूस कर सकता था कि कठपुतली की आभा कमजोर नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि चांदी की रोशनी का मंद होना कठपुतली को अदृश्य रखने की एक सूक्ष्म चाल थी। बैंगनी लपटों के भीतर कठपुतली धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई। गुफा की दीवार के पास हवा में गतिहीन मंडरा रही थी, उसकी आंखें एक खाली कालेपन से भरी हुई थीं।
गूहे ने अपनी जीभ को हल्के से काटा, आत्मा के निशान वाली खून की एक बूंद छोड़ी जो कठपुतली के माथे पर सटीक रूप से उतरी, धीरे धीरे अंदर धंसती हुई और अंगूठे के आकार के एक गहरे लाल धब्बे में बदल गई। खून की बूंद कठपुतली के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और एक अमिट निशान बना दिया। कठपुतली की खोखली काली आंखों में जीवन की एक झलक उभरने लगी। उसने अजीब तरह से अपनी कड़ी गर्दन हिलाई, गूहे की ओर देखा जो क्रॉस लेग बैठा था, फिर एक घुटने पर झुक गया, अपना सिर उसकी ओर झुकाया। गूहे को लगा जैसे उसकी आत्मा दो भागों में विभाजित हो गई थी। एक हिस्सा खुद को नियंत्रित कर रहा था और दूसरा उसके सामने कठपुतली को नियंत्रित कर रहा था। कठपुतली उसके किसी भी आदेश का पालन करेगी, भले ही इसका मतलब गूहे पर हमला करना हो। अब उसकी आत्मा से प्रभावित होकर कठपुतली गूहे की सबसे वफादार रक्षक होगी, जो विश्वासघात करने में असमर्थ होगी। घुटने टेकने वाली कठपुतली को उत्साह से देखते हुए गूहे ने सोचा कि इसे पृथ्वी की दानव कठपुतली कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि यह बांस की पर्ची में वर्णित उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंची थी। भले ही ये केवल एक सांसारिक दानव कठपुतली थी, गूहे काफी संतुष्ट था। उसे लगा कि इसकी ताकत 9 सितारा डू पूर्वज के बराबर थी। एक पल के लिए कठपुतली को देखने के बाद गूहे ने हंसते हुए गुफा की दीवार के किनारे चले गए। कठपुतली ने उनका पीछा किया। इसके हर कदम से जमीन पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ रही थीं, जिससे गूहे अपनी अपार शक्ति से आश्चर्यचकित हो गए। गुफा की दीवार के पास खड़े होकर गूहे ने कठपुतली को नीचे की दीवार पर मुक्का मारने का आदेश दिया। उसके आदेश पर कठपुतली की आंखें लाल हो गईं और उसने सीधे आगे एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे अंतरिक्ष में विकृति पैदा हो गई और मुट्ठी के चारों ओर हवा का एक अवतल चाप बन गया। लगभग 10 फीट आकार की एक विशाल वायु संपीड़न तोप निकली और एक बहरा करने वाली ध्वनि और हवा की एक शक्तिशाली लहर के साथ नीचे की ओर चली गई। वायु तोप ने पहाड़ की दीवार को तोड़ दिया, जिससे एक भयानक दरार बन गई जो तेजी से फैल गई, जिससे पूरी घाटी हिल गई जैसे कि भूकंप आया हो। सिर्फ एक मुक्का ने ऐसी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। गूहे रोमांचित था, यह महसूस करते हुए कि यह मुक्का 3 या 4 सितारों वाले डू पूर्वज को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, या अगर वे बदकिस्मत रहे तो उन्हें एक ही वार में मार भी सकता है। ये दिव्य दानव कठपुतली वास्तव में एक प्राचीन हथियार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। इसकी दुर्जय शक्ति भयानक थी। हालांकि ये कठपुतली केवल एक सांसारिक दानव कठपुतली के स्तर तक ही पहुंच पाई थी। गूहे ने सोचा कि एक स्वर्गीय दानव कठपुतली कितनी शक्तिशाली होगी। फिर उन्होंने व्यवहारिक रूप से एक स्वर्गीय दानव कठपुतली बनाने के अवास्तविक विचार को खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि इसके लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए गूहे ने सांसारिक दानव कठपुतली को अपने भंडारण रिंग में संग्रहित किया, जिसमें जीवित प्राणियों को संग्रहित नहीं किया जाता है, लेकिन कठपुतली केवल एक नासमझ निर्माण थी। सांसारिक दानव कठपुतली को परिष्कृत करने के बाद गूहे ने अपने विचारों को ब्रेकथ्रू पिल तैयार करने की ओर मोड़ दिया, जिसे डू पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचने और 8वीं कक्षा की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की क्षमता होने के बावजूद गूहे ने कभी 7वीं कक्षा की गोली भी नहीं बनाई थी। हालांकि उसके पास ब्रेकथ्रू पिल बनाने की क्षमता थी, फिर भी उसे कुछ संदेह थे। चलो इसे आजमाते हैं। अगर मैं असफल हो जाता हूं तो ये कुछ सामग्रियों की बर्बादी होगी, गूहे ने सोचा, अपनी प्रचुर मात्रा में सामग्रियों को देखते हुए। अध्याय 230, 7वीं श्रेणी की निर्णायक गोली। गोली की गड़गड़ाहट प्रकट होती है। अभी भी घाटी के भीतर। हुश! गूहे के नथुने से अचानक एक गर्म सांस निकली। तुरंत उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। अगले ही क्षण गूहे के विचार से एक विशाल स्वर्ण औषधीय कड़ाही उसकी स्थानिक अंगूठी से निकली, जो 1000 कैटी के बल के साथ घाटी में भारी रूप से गिर रही थी। ड्रैगन पैटर्न से सजी हुई स्वर्ण कड़ाही एक पत्थर के मंच पर भारी रूप से उतरी, जिससे पूरी घाटी थोड़ी हिल गई। कड़ाही आकार में मजबूत और एक स्थिर आभा में लिपटी हुई सजीव ड्रैगन के आकार के जादुई जानवरों से सजी हुई थी। करीब से देखने पर ये ड्रैगन लगभग असली लग रहे थे, जो स्पष्ट रूप से ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन का निर्माण कर रहे थे। ये गोली शोधन गूहे के लिए कीमियागर बनने के बाद से सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य था और वह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। अब ब्रेकथ्रू पिल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन को देखते हुए गूहे ने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक उसकी हथेली में बैंगनी लपटों का एक समूह दिखाई दिया। अपनी उंगली के एक झटके से बैंगनी आग के ड्रैगन की तरह बैंगनी लौ कड़ाही में घुस गई और भयंकर रूप से फूट पड़ी। कड़ाही में दहाड़ती लपटों ने तापमान बढ़ा दिया, जिससे आसपास के वातावरण में शुष्क गर्मी का एहसास हुआ। ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन में भयंकर लपटों को उठते देखकर गूहे का मन हिल गया और बड़ी संख्या में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकल आईं। शक्तिशाली डुक्यूई में लिपटे हुए वे उसके सामने मडरा रहे थे, प्रकाश के छोटे गोले की तरह चमक रहे थे, नीचे से काफी शानदार दिख रहे थे।
ब्रेक थ्रू पिल एक 7वीं रैंक की गोली एक 9 सितारा डूजोंग को सफलता की 40% संभावना के साथ डूजोंग क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता कर सकती है, वास्तव में चमत्कारी। ब्रेक थ्रू पिल के लिए आवश्यक सामग्री अत्यंत जटिल है, कुल मिलाकर लगभग 70 प्रकार की। मुख्य सामग्री ब्लड स्पिरिट मशरूम, बोन स्पिरिट फ्रूट, ग्रीनवुड स्पिरिट वाइन और 7वें दर्जे या उससे उच्च जादुई जानवर का सार रक्त है। इनमें से प्रत्येक सामग्री दुर्लभ और खोजने में कठिन है और शोधन की विधि विशेष रूप से सावधानीपूर्वक और मांग वाली है। गुहे ने अपने दिमाग में ब्रेक थ्रू पिल को परिष्कृत करने की विधि की सावधानीपूर्वक समीक्षा की, मुख्य पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया। एक गोली के लिए 70 से अधिक प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता गुहे के लिए पहली बार थी जब से वह एक कीमियागर बन गया था। सम्राट एक्सट्रीम पिल को परिष्कृत करते समय भी आवश्यक जड़ी बूटियां केवल इस संख्या की आधी थीं, जो ब्रेक थ्रू पिल बनाने की कठिनाई को दर्शाती है। अपने दिमाग में असंख्य विचारों को खारिज करते हुए गुहे ने फिर से ध्यान केंद्रित किया, कड़ाही के अंदर का तापमान जांचा और थोड़ा सिर हिलाया। एक हल्के इशारे के साथ कड़ाही के अंदर भड़की हुई बैंगनी लपटें धीरे धीरे कमजोर हो गईं। उसकी नज़र कड़ाही पर टिकी हुई थी। गुहे ने अपनी उंगली हिलाई और एक रोशनी चमकी, जिससे एक रक्त लाल मशरूम निकला जो उसके हाथ में आ गया। यह मशरूम, ब्लड स्पिरिट मशरूम, ब्रेक थ्रू पिल के लिए मुख्य सामग्रियों में से एक है। खून की तेज गंध आ रही थी। इस गंध के भीतर कोई व्यक्ति शुद्ध ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। ब्लड स्पिरिट मशरूम, जिसे बनाना बेहद मुश्किल है, के लिए 7वीं श्रेणी के 3 जादुई जानवरों के सार रक्त को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। गुहे ब्लड स्पिरिट मशरूम के भीतर एक तीव्र ठंडी शक्ति महसूस कर सकता था। फिर मशरूम को पकड़कर उसने अपनी उंगली हिलाई और ब्लड स्पिरिट मशरूम लाल रोशनी में बदल गया, जो सुनहरे कढ़ाई में गिर गया। जैसे ही ब्लड स्पिरिट मशरूम कढ़ाई में घुसा, वह बैंगनी लपटों में घिर गया। उस पल गुहे के विचार बदल गए और हवा में तैरती दर्जनों जड़ी बूटियां कढ़ाई में डाल दी गईं और भयंकर लपटों में फेंक दी गईं। ब्लड स्पिरिट मशरूम के भीतर छिपी ठंडी शक्ति आग के संपर्क में आने पर खत्म हो जाएगी। इसके औषधीय सार को निकालने के लिए ठंड को बेअसर करने वाली अन्य जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी, जिन्हें गुहे ने पहले से तैयार कर रखा था। साथ ही इतनी मात्रा में जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के लिए आत्मा शक्ति पर सख्त मांग की गई थी, लेकिन सौभाग्य से गुहे पहले से ही आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और उनके पास आवश्यक योग्यता और शक्ति थी। जैसे ही जड़ी बूटियां बैंगनी लपटों में प्रवेश करती हैं, वे कुछ ही सांसों में राख में बदल जाती हैं। औषधीय सार की शुद्ध बूंदें पीछे रह जाती हैं, जो गुहे के अपनी आत्मा शक्ति पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण के तहत धीरे धीरे विलीन हो जाती हैं और समान रूप से तेजी से मुरझाते हुए रक्त आत्मा मशरूम पर टपकती हैं। जैसे ही बूंदें मशरूम पर गिरती हैं, उसका रक्त लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और रक्त लाल त्वचा के गुच्छे गिर जाते हैं। बस एक पल में रक्त आत्मा मशरूम का रंग पीला हो गया। गुहे ने पीले मशरूम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रक्त आत्मा मशरूम का असली सार उसके अंदर नहीं बल्कि रक्त लाल गुच्छों में था, जो ब्रेक थ्रू पिल बनाने के लिए आवश्यक थे। पीले औषधीय तरल की बूंदें रक्त लाल गुच्छों पर गिरी, जो स्थिर तापमान पर चुपचाप पिघल गए। कुछ मिनट बाद कड़ाही के अंदर रक्त रंग के तरल का एक मुट्ठी भर द्रव्यमान दिखाई दिया। पहले चरण के सफल शोधन को देखकर गुहे ने राहत की सांस ली। अपने हाथ को लहराते हुए बैंगनी लौ ने सिकुड़ते हुए रक्त रंग के तरल को घेर लिया, जो मात्रा में कम होने के साथ साथ रंग में अधिक से अधिक गाढ़ा होता गया। जब रक्त रंग का तरल अंगूठे के आकार तक सिकुड़ गया, तो ये बेहद चिपचिपा हो गया। गुहे ने थोड़ा मुस्कुराया, गड्ढों और डैंग से ढके एक सफेद फल को बुलाया, बोन स्पिरिट फ्रूट। मुख्य अवयवों को परिष्कृत करना बेहद कठिन था। विशेष तरीकों के बिना उनसे आवश्यक औषधीय शक्ति निकालना लगभग असंभव होगा। ये ब्लड स्पिरिट मशरूम, बोन स्पिरिट फ्रूट और आने वाले ग्रीनवुड स्पिरिट वाइन के लिए और भी अधिक सच था। बोन स्पिरिट फ्रूट का शोधन और भी अधिक चुनौतीपूर्ण था, जिसके लिए लगभग 20 अलग अलग अवयवों की आवश्यकता थी। गुहे को इसमें से मज्जा जैसे सफ़ेद तरल की एक बूंद सफलतापूर्वक निकालने में लगभग 1 घंटा लगा। बोन स्पिरिट फ्रूट के बाद गुहे ने ग्रीनवुड स्पिरिट वाइन को कढ़ाई में रखा। ये बेल बेहद सख्त थी, न तो लकड़ी की और न ही धातु की, और आग के प्रति इसका प्रतिरोध आश्चर्यजनक था। अपनी आदिम दिव्य अग्नि के साथ भी गुहे को इसकी सतह को तोड़ने में 2 घंटे लगे। जैसे ही ग्रीनवुड स्पिरिट वाइन टूटी, 20 से ज्यादा प्रकाश के गोले कढ़ाई में प्रवेश कर गए और गुहे द्वारा सार की बूंदों में परिष्कृत किए गए, जो बेल पर गिरे। इन कई सामग्रियों की सामंजस्यपूर्ण शक्ति के साथ बेल एक सूखी टहनी जैसी आखिरकार लगभग आधे घंटे के बाद फट गई। हल्के हरे रंग का पाउडर छिड़का गया और गुहे की आत्मा शक्ति द्वारा एक हरे रंग के पाउडर की गेंद में जम गया। 3 मुख्य सामग्रियों के सफलतापूर्वक परिष्कृत होने के साथ ब्लैक स्केल्ड कोल्ड जियाओ ने भी राहत की सांस ली, गुहे की तेजी से शोधन तकनीक से चकित। हालांकि कीमिया के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी वह गुहे के तरीकों की तरलता और लालित्य की सराहना कर सकता था, जो आंखों को काफी भाता था। 3 मुख्य अवयवों को परिष्कृत करने और एक छोटा ब्रेक लेने के बाद गुहे ने अपना काम जारी रखा।
गूहे का ध्यान फिर से कड़ाही पर आ गया। उसने अपनी आत्मा की शक्ति उसमें डाल दी, लौ के तापमान और विभिन्न औषधीय तरल पदार्थों के सम्मिश्रण के दौरान होने वाली प्रतिक्रियाओं की निगरानी की। सुनहरी कड़ाही के अंदर बैंगनी लौ ने आधे मुट्ठी के आकार के तरल को घेर लिया, जो रंग में कुछ हद तक भिन्न था, लेकिन मुख्य रूप से लाल रंग का था। लाल रंग के भीतर कई अलग अलग ऊर्जाएं धीरे धीरे और लगातार मिश्रित हो रही थीं। तरल के भीतर शांति महसूस करते हुए गूहे थोड़ा शांत हो गया। पहले की दुर्घटना के बाद बाकी प्रक्रिया अधिक स्थिर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक सभी औषधीय शक्तियां पूरी तरह से विलीन हो जाएंगी, तब तक गोली भ्रूण धीरे धीरे आकार ले लेगा। हालांकि यह एक धीमी प्रक्रिया थी। गूहे ने अनुमान लगाया कि इसमें कम से कम 5 दिन लगेंगे। गहरी सांस लेते हुए गूहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जबकि उसकी आत्मा की शक्ति अग्नि और औषधीय शक्तियों के सम्मिश्रण को नियंत्रित करती रही। अब उसे बस चुपचाप इंतजार करना था, और यह इंतजार 6 दिनों तक चला। यद्यपि गूहे एक ध्यानमग्न साधु की तरह शांत लग रहा था, लेकिन सुनहरे कड़ाही के अंदर ये गड़गड़ाहट और आग की एक तूफानी टक्कर की तरह था, जिसमें लगातार गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंज रही थीं। एक भयानक आत्मा शक्ति भीतर घूम रही थी, जो आदिम दिव्य अग्नि पर भी हावी हो रही थी। गूहे की स्थिति को देखने वाला कोई भी उच्च स्तरीय कीमियागर आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि वह कीमिया की दुनिया में पिल-सोल दायरे के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में आत्मा शक्ति असीम रूप से बढ़ जाती है। इस अपार, यद्यपि क्षणभंगुर आत्मा शक्ति के साथ गोली शोधन विफलता की संभावना शून्य है। इस अवस्था में प्रवेश करने से वर्तमान कीमिया कार्य में सफलता की गारंटी होती है। हालांकि यह अवस्था मायावी है और संयोग पर निर्भर करती है। सौभाग्य से गूहे अपने 7 छिद्र वाले उत्तम गोली हृदय के साथ कीमिया के तरीकों से स्वाभाविक रूप से परिचित था, जिससे उसके लिए पिल-सोल दायरे एक अधिक सामान्य घटना बन गई। 6 दिनों के बाद 7वें दिन सुबह का सूरज क्षितिज से टूटकर बाहर आया। सूरज की रोशनी ने पत्थर के मंच को रोशन कर दिया और गूहे को घेर लिया। गर्म धूप में गूहे, जिसने 6 दिनों तक अपनी आंखें बंद रखी थीं, ने धीरे धीरे उन्हें थोड़ा कांपते हुए खोला। उसने अपनी नज़र कड़ाही की ओर घुमाई, जहां आग की लपटों में लिपटा हुआ गोली का भ्रूण अब एक लाल रंग की गोली बन गया था। गूहे के चेहरे पर राहत की एक झलक दिखाई दी। गोली का भ्रूण बन गया था और अगला कदम गोली का पोषण करना था। ये कदम जोखिम मुक्त था, क्योंकि गूहे गोली आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। गोली के भ्रूण में सभी औषधीय शक्तियां पूरी तरह से समाहित होने के कारण इस अंतिम चरण के बिना भी गोली की प्रभावकारिता बहुत दूर नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से एक कीमियागर के रूप में गूहे पूर्णता के लिए लक्ष्य रखते थे, इसलिए उन्होंने अंतिम चरण को नहीं छोड़ा। बैंगनी लौ कमजोर हो गई, जिससे एक हल्का तापमान निकल रहा था, जो धीरे धीरे गोली के भ्रूण में समा गया। इस अंतिम पोषण चरण में अधिक समय नहीं लगा। लगभग 10 घंटे बाद आग की लपटों में गड्ढेदार गोली भ्रूण एक अंगूठे के आकार की गोली में बदल गया, जो आधी लाल और आधी बैंगनी थी। इसकी सतह पर एक यिन यांग मछली पैटर्न जैसा था। ये लगभग संवेदनशील, काफी चमत्कारी लग रहा था। जैसे ही गोली बनी, घाटी के ऊपर का आकाश अचानक काला हो गया। भारी बादल तेजी से इकट्ठा हो रहे थे और चांदी की बिजली उनके बीच से गुजर रही थी। अचानक हुए इस बदलाव ने ब्लैक स्केल्ड कोल्ड जियाओ को चौंका दिया, जो घने बादलों को देखकर विस्मय में था। फिर चांदी की बिजली का एक विशाल बोल्ट फट गया, जिसने अंधेरे भूमि को रोशन कर दिया। गूहे ने घने बादलों और पास में गरजने वाली गड़गड़ाहट को देखा। उसके कानों में भनभनाहट महसूस हुई। क्या ये पिल थंडर है? बादलों के बीच से बिजली को रेंगते हुए देखना और उसमें निहित अपार शक्ति को महसूस करना गूहे की आंखों में आश्चर्य और उत्साह की चमक थी। अनगिनत कीमियागरों के लिए सबसे बड़ी आकांक्षा एक उच्च स्तरीय गोली को परिष्कृत करना है, जो पिल थंडर को बुला सकती है, जो महान सम्मान का प्रतीक है। और गूहे के लिए भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी।